खोलिए, हेडिंग डालिए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। प्लीज ओपन अ फेयर नोट्स। अगर आप लोग एक क्लीन नोट्स लेके आए हो तो उसी को अपना फेयर नोट्स बना लो। जो बच्चे डेमो देखने आए हो, मैं तुमको थोड़ी देर आखिरी में थोड़ा ठुमके लगा के बताऊंगा, तुम लोग बताना कैसा रहा, उसके बाद डिसाइड कर लेना। पर जो बच्चे लोग क्लास शुरू करने के हिसाब से आए हो, प्लीज एक फेयर नोट्स खोलो। फेयर नोट्स में अच्छे से ऊपर हेडिंग डालिए कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। सर आप आईसीआई मॉड्यूल से ही पढ़ाएंगे ना पलक? जी हाँ बिल्कुल, आईसीआई मॉड्यूल से ही पढ़ाएंगे। आपके नाम का शायद स्पेलिंग गलत है, आप ठीक कर लो। सर ये आपने लिख लिया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ? नहीं सर, हमने कॉर्पोरेट रेड पेन से लिखा एंड ब्लू पेन से, अभी अदर जो है रेड पेन से लिख रहे हैं, है ना मैडम? चलो अब सर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को अगर मैं आपको बोलूं दो पार्ट में डिवाइड करो तो कर पाओगे? क्या क्या दो लॉज बनेंगे? एक तो कॉर्पोरेट लॉ और एक अदर लॉ। सर क्या आप इतने बच्चे जैसे पढ़ाने वाले हो? नहीं राजा, इस डेमो है ना, तो आज हम ये सब करेंगे। क्या कहा सर? फट गई ना? डर मत भाई, तो क्यों टेंशन ले रहा है? सर कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। अब सर कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट लॉ? चलो तुम मेरे से आगे मत लिखो रे, मैं भी तुम्हारे साथ लिखेगा, नहीं तो तुम लोग देख देख के लिख दे रहे हो आगे का। चलो सर, आपने लिख लिया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। सर दो पार्ट क्या हो गया? कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉ। सर कॉर्पोरेट लॉ मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट? Do you mean corporate by corporate means company? Right, corporate means company. It means a structure. Sir, Salmon versus Salmon? सर सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? क्या भाई? नहीं नहीं, सैलमन वर्सेस सैलमन नहीं सर, हम सैलमन नहीं बोलते थे, हम सालमन बोलते थे। जो भी, वो वर्सेस वो सुना, क्या कहता था सर वो? सर आपको पता है अगर वो केस लॉ ना होता तो तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनीज एक्ट ना होती। तो ढूंढो सैलमन को। तुमको पता है सैलमन का पूरा नाम क्या था? अरुण सैलमन। इधर का ही था भाई अपने। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में उसका पूरा नाम क्या था? अरुण, ARON, अरुण सैलमन नाम था। उसके केस लॉ में हुआ था, तुमको अगर याद होगा। सर देखो फाउंडेशन का जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, अच्छा आई वांट टू सी बाय शो ऑफ हैंड्स एंड बाय ऑनलाइन स्टूडेंट के रिस्पॉन्स, कितने बच्चे डायरेक्ट एंट्री के हैं? प्लीज हाथ उठाइए। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को एड्रेस करूंगा, कुछ स्पेसिफिक बातें बताऊंगा, वो आप मुझे याद दिला देना। पर अभी के लिए समझो, सैलमन वर्सेस सैलमन एक केस लॉ था जो बच्चे सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं। इट इज इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट। अगर वो केस ना होता तो कंपनी को अपना वो एग्जिस्टेंस नहीं मिलता जो आज के डेट में कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तुम बोलते हो सर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब वो सैलमन वर्सेस सैलमन केस लॉ से आ रहा है। सर अब कॉर्पोरेट लॉ में आप हर वो लॉ पढ़ते हो जो आपके कंपनीज को अप्लाई करते हैं। हमारे सिलेबस में कौन से लॉ आते हैं सर? दो। पहला कंपनीज एक्ट 2013, प्लीज इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखिए। पहला आ गया आपका कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरी तरफ आता है आपका LLP एक्ट 2008, ब्रांड न्यू LLP एक्ट 2008। ठीक है सर, क्या कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ इतना ही लॉ आता है दुनिया में? हाँ मैडम, क्या कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ इतना ही लॉ आता है? नहीं, कॉर्पोरेट लॉ में बहुत सारे और लॉ आते हैं। आपका सेबी एक्ट आता है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर आपके कॉर्पोरेट लॉ में आपका फेमा एक्ट भी आता है। कॉर्पोरेट लॉ में आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी एक तरह का कॉर्पोरेट लॉ है। क्यों? क्योंकि सर उसी को हमने LLP में कन्वर्ट किया। आप आगे चल के समझोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ही अपग्रेडेड वर्जन क्या हो गया है? LLP। तो कॉर्पोरेट लॉ हर वो लॉ होता है जो एक कंपनी को अप्लाई करता है और अपना बिजनेस रन करने में हेल्प करता है। उनमें से हम सिर्फ दो लॉ पढ़ने वाले, एक तो आपका कंपनीज एक्ट और एक LLP एक्ट। और दूसरी तरफ क्या लिखा है सर? अदर लॉ। अदर लॉ में क्या क्या आएगा राजा? डू यू नो योर इंटर सिलेबस? अदर लॉ में क्या आएगा सर? अदर लॉ में सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर पहले के जमाने में, मतलब भिड़े भाई के जमाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुआ करता था, इंटर का कोर्स।
इंटर का कोर्स, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको यहां से हटा करके कहां शिफ्ट कर दिया, इन्होंने शिफ्ट कर दिया फाउंडेशन में। अरे वाह सर, सिलेबस कम हो गया। फिर इन्होंने फाइनल से बुलावा लाया और बोले फाइनल से ओ कौन सा डिफिकल्ट है, बोले हाँ तू, हाँ आ जा। कौन आया सर? एक नया चैप्टर आया आपकी सिलेबस में, फेमा। फिर अपन के मोहल्ले में ओ सर ये फेमा है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। सर एक बार बोलो फुल फॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज, बोलो 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 सर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है? थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मेरी बात सुनना, बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सन 1991 की बात है, ठीक है। 1991, बैक इन 1991, डू यू नो इंडिया वाज इन अ वेरी बिग क्राइसिस। क्राइसिस ये था सर कि आपको पता है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब आप अभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, हमारे इंडिया के पास यूएस का डॉलर कितना है, जितना हमारे पास यूएस का डॉलर है उतने हम ताकतवर हैं। ऐसे खो मत यार, अभी तो शुरू हुई है क्लास, अभी तो बहुत आगे जाना है। सर क्या करना है आपको, आपको ये देखना है इंडिया के पास डॉलर्स कितने हैं। अब सर क्या हुआ ना, आज तो क्या है, आज अगर मेरे को थाईलैंड घूमने का जाने का है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से मैं करेंसी खरीदूंगा और मैं सीधा थाईलैंड उतरूंगा। थाईलैंड में मेरे को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा फ्री और मैं अंदर थाईलैंड में चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर आपके थाईलैंड जाने से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? कि तू गया और तू इंडिया वहां पे खर्च कर, इंडिया की करेंसी वहां खर्च करके आ गया, मतलब वो देश हमसे थोड़ी सी ज्यादा अमीर हो गई, हमारा पैसा वहां खर्च हो गया ना, हमारे लोग वहां जाके खर्चा कर दिए तो वहां के पैसे बढ़ गए। वैसे ही ये तो आज के जमाने में है कि थाईलैंड जाना, यूएस जाना, न्यूयॉर्क जाना, लंदन जाना, कहीं भी जाना है, फ्लाइट पकड़े चले गए, वीजा ले लिए चले गए, आसानी से मिल जाता है। पर सर पहले के जमाने में, आज से 30 साल पहले 1991 में, इट वाज नॉट दैट इजी। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है इंडिया और यूएस का, इंडिया और किसी और कंट्री का, वो नहीं होता था। उसके वजह से क्या हो रहा था पता है, इंडिया अपने आप में ग्रो नहीं कर पा रहा था, अकेले इंडिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो सर उस समय पे 1991 में जो सरकार थी, कौन सी सरकार थी सर 1991 में? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था समझे? नहीं सर, हम अरे थोड़ा सा अपडेटेड रहो, चुप रहने वाले हमारे मनमोहन सिंह जी। जितने वो चुप रहते हैं ना, उतने ही ज्यादा उनकी नॉलेज है। उन्होंने एक तरफा स्ट्रैटेजीज बना करके 1991 में इंडिया को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला था। पर क्राइसिस क्या थी सर? इंडिया के पास ना मुश्किल से 2 हफ्ते का डॉलर था। मतलब आपको पता है ना, इंडिया इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करते हैं। उस समय पे आपको क्या लगता है, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता होगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा करता होगा? इंपोर्ट ज्यादा, हम बाहर वाले शेयरों पे डिपेंडेंट थे। तो सर आज अगर मैं बाहर से तेल इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को उनको डॉलर देना पड़ेगा, पर डॉलर देने के लिए होना भी तो चाहिए ना। सर हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि हम अगले 14 दिन का इंपोर्ट सह पाते, उसके बाद बाहर वाला कोई भी हमको माल सप्लाई नहीं करता। उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी ने दिमाग लगाया और बोला, हमको ये जो बॉर्डर है ना, जहां पे हम इंडिया में अपना घमंड लेके बैठे हैं कि हम किसी के साथ डील नहीं करेंगे, हम अपने में काफी है, हमने बोला वो घमंड छोड़ना पड़ेगा। और मनमोहन सिंह जी ने बोला, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा लिबरल कर लेंगे। मतलब तुमको बाहर से आके इंडिया में धंधा करने करो, पर जब हमारे वाले बाहर आके तुम्हारे यहां धंधा करेंगे, तुमको करने देना पड़ेगा। फिर देखते हैं ना कौन जीतेगा। तुम आके इंडिया में कमा के दिखाओ, हम जाके यूएस में कमा के दिखाते हैं। तो सर जब इन्होंने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन शुरू किया, in a span of 3 years we were back to normal. In a span of 10 years we became better than we ever were. हमारे पास इतने पैसे आ गए डॉलर रिजर्व्स कि अब हम 1.5 साल 2 साल आराम से चल जाएं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। सर ये जो रिजर्व्स को वापस लाने का कमाल था ना, इसीलिए इसको करने के लिए इन्होंने एक्ट बनाया, फेमा एक्ट। क्या है ये? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि अब हम फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करेंगे। सर इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर as compared to your Indian Contract Act or any other topic for that matter. ये आपका लेवल बहुत ऊपर लेके जाने वाले, ठीक है। इसके बाद सर दूसरा चैप्टर क्या है सर? दूसरा चैप्टर है आपका जनरल क्लॉज एक्ट। क्या आप बता सकते हो सर जनरल क्लॉज एक्ट क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज जनरल क्लॉज एक्ट? कहां हम फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं क्या सर? मैं बताऊं, सुनो सर, जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर एक ना बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ हुआ, ठीक है। एक लड़की थी, किसी पे वो नहीं, एक लड़की थी, उसका नाम था अदिति, ठीक है।
वो क्या थी सर, वो एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ के पोजीशन में, बहुत अच्छे पोजीशन में थी। क्या नाम था लड़की का? अदिति। अब मेरी बात सुनना, अदिति क्या कर रही है, उसको ना, उसने लॉ पढ़ा, कंपनीज लॉ पढ़ा, और लॉ पढ़ के ना उसको अचानक से आया एक बार गुस्सा। मैडम क्या आया? गुस्सा। क्यों आया गुस्सा वो उसने नहीं बताया। अब वो क्या सोच रही है, उसको लग रहा है कि अब मेरे को ना लॉ परमिशन दे दिया है पूरा पूरा फ्रॉड करने का। उसने क्या किया, कंपनी चलाने में इतना ज्यादा फ्रॉड किया, इतना ज्यादा फ्रॉड किया कि उसने 1,500 करोड़ रुपए कंपनी के चुरा लिए, कंपनी के नाम पे चुरा लिए। उसको पकड़ लिए सर, कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में लेके गए तो जज साहब ने बोला दैट यू आर लायबल फॉर फ्रॉड और आपको 10 साल के जेल जाना पड़ेगा और आपको 2,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो वो हंसने लग गई पागलों जैसे। कोर्ट बोल रहे पागल हो गए हो? बोले नहीं, हंसे जा रही है। समझ नहीं आ रहा है सर, लोग में सब लोग देख रहे हैं, क्या हो गया भाई, क्यों हंस रही है? इतना बड़ा एलिगेशन लगाए, 10 साल के लिए जेल भेज रहे और जब जज साहब ने ऑर्डर दे दिया है। सर उस समय मैडम ने बोला सर कौन से सेक्शन में आप मेरे को ऑर्डर दे रहे हो? जज ने बोला 447। मैडम ने बोला पढ़ो एक बार सर फिर से। तो वहां पे लिखा था इन केस ऑफ फ्रॉड ही शैल बी लायबल फॉर अ जेल ऑफ 10 years एंड पेनल्टी ऑफ 2 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। तो फिर हंसने लग गई। बोले सर उसमें क्या लिखा है? ही, और मैं क्या? शी। ये लो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ये देखो इधर लिखा है ना, मैं क्या? शी। तो मेरे को ये एप्लीकेबल नहीं होएगा। जज बोला मोए मोए। बोले ये क्या हो गया भाई, इतना बड़ा केस लड़ते लड़ते लास्ट में इस पे डिस्कशन चल रहा है। तो सर जज साहब ने बोला अब देखो हमारा कमाल। जज ने खोला जनरल क्लॉज एक्ट। बोले हमसे ना लॉ बनाने में ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख सकते कि हर जगह हिशी करेंगे। हमने बोला हर जगह हम ही लिखेंगे, और हमने जनरल क्लॉज एक्ट में लिख दिया ही इंक्लूड्स शी, ही इंक्लूड्स शी। अब जज ने बोला देखो जनरल क्लॉज एक्ट, अब तुम्हारा मोए मोए, हिसाब बराबर। तो सर ये क्या हुआ, ये जनरल क्लॉज एक्ट है जो इंडिया में जितने भी लॉ बने ना, वो चाहे आपका कंपनीज एक्ट हो, चाहे आपका इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे आपका जीएसटी एक्ट हो, जितने भी एक्ट हो सबका सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। सपोर्टिंग रोल मतलब तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूं। कैसा? तू अगर ही लिखाए मैं संभाल लूंगा, शी है। कभी कभी तो सर इन्होंने अति कर दी। एक जगह लॉ में लिखा था, सुनो, एक जगह लॉ में लिखा था, लॉ का सेक्शन नंबर 3 है कंपनीज एक्ट का। क्या लिखा है देखो, लिखना मत। लिखा है अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लीगल पर्पस। क्या पर्पस? लीगल पर्पस। लीगल पर्पस मतलब सर, मैंने बोला मैंने एक कंपनी खोला, आओ मर्डर करें लिमिटेड। क्या खोला मैंने? कंपनी आओ मर्डर करें लिमिटेड। क्यों? मैंने बोला सर यहां पे लिखा है अच्छा मैंने गलत किया कि सही किया? आओ मर्डर करो लिमिटेड खोल सकते हैं। सर कर रहे हो तो करो ना, ऐसा ओपन में काहे को करने का। पर मान लो अगर मैंने किया तो क्या मैं कर सकता हूं लीगली? नहीं। क्यों? लीगली मतलब लॉ में कहीं तो मना करना चाहिए ना। सर यहां पे लिखा है अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लीगल पर्पस, यहां पे वर्ड यूज्ड है मे। सर मे मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इट मींस अ कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लीगल पर्पस, अ कंपनी मे नॉट बी फॉर्म फॉर लीगल पर्पस। तो मैंने तो गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया। तो वहीं पे आपका जनरल क्लॉज एक्ट आता है, बोलता है मैं तेरा सपोर्टिंग रोल था ना, उसमें लिखा है समटाइम्स मे का मतलब शैल हो सकता है, समटाइम्स मे का मतलब शैल हो सकता है। अरे ये तो दादागिरी है ना भाई। तूने लिखा अ कंपनी में हैव 2 डायरेक्टर्स, तो मैंने पढ़ के 2 रख दिया। बाद में आके बोल रहे मैं नहीं, शैल तुमको रखना था, कम से कम 2 रखना था। ये तो क्या जबरदस्ती है, तो तू शैल लिखना। तो लॉ ने बोला हमारे यहां ऐसा ही होता है, करने का है तो कर, नहीं तो बंद करके बाहर चले जा तू। सर दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ द लैंड। मतलब तुम जहां पे रहते हो वहां का जो भी लॉ है वो तुमको कंप्लाई करना पड़ेगा। यू कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट दैट लॉ। तो यहां पे लिखा मे है, पर इसका मतलब हम क्या करेंगे, शैल भी कर सकते हैं। अब सर इसी इंटरप्रिटेशन को लेकर के एक और लड़की आई। क्या रखें लड़की का नाम? मैडम आपका नाम क्या है? मैडम आपका नाम क्या है? लीना। ठीक है, एक और लड़की आई लीना। नहीं किसी का क्लास में एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे आपको अभी समझ में आएगा। सर एक इंसान है मिस्टर एक्स, ठीक है, इसके 4 बेटे 8 बेटी। अब आप ये पूछेंगे कि सर क्या करते थे मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स बहुत बिजी इंसान थे, उनकी करोड़ों की जायदाद थी, 10,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी। सर पापा से मिली थी क्या? उनको कमाना नहीं पड़ता था क्या? कमाना पड़ता था, वो काम पे जाते थे, बहुत बिजी थे। तुम उनको ऐसा जज मत करो यार। सुनो,
तो सर उनके 4 बेटे और 8 बेटी। अब सर क्या हुआ, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही इंक्लूड्स शी। अब सर आपके ना एक, अभी तो ये चीजें चेंज हो गई है, पर आज से 12-15 साल पहले आपने कभी सुना होगा कि अगर ऐसा लॉ था कि अगर पापा की डेथ होती है तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ उनके लड़के को मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती थी। ऐसा पहले जमाने में लॉ हुआ करता था। अब सर एक लड़की थी, उसने लड़ लिया, बोले लॉ में लिखा है दैट द प्रॉपर्टी विल गो टू द मेल डिसेंडेंट। मेल डिसेंडेंट मतलब जो मेल लड़के हैं, मेल लड़के ठीक है, जो मेल जनरेशन है, ठीक है। पर उसने लड़ लिया कि भैया जब ही इंक्लूड सी तो मेल इंक्लूड्स फीमेल, तो अब प्रॉपर्टी जो है सिर्फ मेल को नहीं फीमेल भी मिलेगी। सर उसका आर्ग्यूमेंट सही था कि नहीं? ही इंक्लूड सी तो मेल इंक्लूड्स फीमेल। लॉ ने बोला अरे नहीं मेरी मां, ही इंक्लूड सी ये कब, जब लॉ का इंटेंट हो। पर जब हमने लिखा है मेल डिसेंडेंट को मिलेगा, तब इसका मतलब हमारा ये नहीं है कि फीमेल डिसेंडेंट को मिलेगा। वहां पे तुम ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। सर ये दादागिरी है? हां। कुछ कर सकते? नहीं। आईसीआई ने कहीं पे जहां पे तुमको 70 आने थे वहां पे 40 दिए? हां। कुछ कर सकते? नहीं, चुपचाप सहने का। सर वैसे ही इन्होंने जनरल क्लॉज एक्ट में यही सारी चीजें लिखी है कि भैया ही इंक्लूड शी, मेल इंक्लूड्स फीमेल, बट सॉरी मेल डज नॉट इंक्लूड फीमेल, मे कैन बी रेड एज शैल। उन्होंने और क्या लिखा है पता है? अगर हम बैल कहें तो तुम बैल का मतलब गाय मत समझना। सर सही में, अबे मतलब हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में और भी खतरनाक, बोले अगर हम बुल कहें तो तुम काव मत समझना। सर ये सब पढ़ने वाले हैं? हाँ सर, इसलिए इसका नाम क्या है? जनरल क्लॉज एक्ट। ये क्या करेगा? ये आपके सारे लॉ के लिए सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। अरे समझे क्या? यस सर, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब सर ये सब होने के बाद, पूरा फाउंडेशन का लॉ पढ़ने के बाद, पूरा इंटर का कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, फेमा और उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ने के बाद आपका आखिरी चैप्टर आएगा, आखिरी चैप्टर आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मतलब पूरी दुनिया घूम के आने के बाद अब ये तुमको बताएंगे लॉ पढ़ा कैसे जाता है। भाई तो ये पहले बता देना, पहले बता देना कैसे पढ़ा जाता है। तुम लास्ट में बताओगे लॉ को ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। हमारा पूरा फाउंडेशन खत्म हो गया, पूरे इंटर का सिलेबस खत्म हो गया। पर सर ये चैप्टर अगर पहले पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा लॉ पर से भरोसा उठ जाएगा। तो इसलिए हम इसको कब पढ़ेंगे? एकदम अंतिम आखिरी चैप्टर जो है ये वाला करेंगे। सर ये मोर और लेस आपका क्या है? आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का सिलेबस है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो अदर लॉ में बहुत कम चीजें, और ये जो 3 चीजें हैं ना, इसका वेटेज कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता है? 50। कॉर्पोरेट लॉ 50, अदर लॉ 50। नहीं सर, इसका वेटेज है ओनली 30 मार्क्स, एंड द रेस्ट ऑफ द 70 मार्क्स कम्स फ्रॉम कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, विच इज योर कंपनी लॉ प्लस एलएलपी। मैडम लिख लो ना। नहीं सर हम नहीं लिखेंगे, दूसरे क्लास में कल जाके बैठेंगे, फिर तो तीसरे, फिर उसके बाद चौथे, फिर डिसाइड करेंगे किधर का लिखने का। पर ठीक है, आज का 2 घंटा तो वसूल लो। आज का 2 घंटा क्यों बर्बाद करना है? लिख लो, क्या पता कल को इसी में आगे कंटिन्यू करना हो, क्योंकि ये सब नाच में फिर से नहीं करता। नाच ओनली वंस, आफ्टर दैट फुल पढ़ाई। ठीक है, मेरी बात सुनो सर, ये लिख लिया आप लोगों ने। ये क्या हो गया? कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ कितने मार्क्स का हो गया? 70। अब सर प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, इस बार इंटर का सिलेबस इन्होंने इतना प्यारा बनाया है कि 30 मार्क्स के लिए ना ये 3 चैप्टर पढ़ना बहुत पुराता है। पुराता इन द सेंस इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। यू कैन पुट योर 100% एनर्जी, क्योंकि 30 मार्क्स के लिए सही है। पहले इसी 30 मार्क्स में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, 4 बड़े बड़े चैप्टर आते थे। तो जो दो चैप्टर थे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल, वो मिला के कितना लेता था? 24 मार्क्स। उसके बदले क्या आया है? फेमा आया है। सो इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वर्थ इट। सो नाउ दिस हैज आल्सो बिकम ओवरऑल स्कोरिंग। ठीक है, अब सर ये सिलेबस इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके फाउंडेशन में डर जरूर था, अग्रीड। सर ये डर कैसे खत्म होगा? ये डर कैसे खत्म होगा? सर सबसे पहले आपको पता है, आपने कभी ये कहावत सुनी है, मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। सर अगर आप अभी आप काउंसलिंग के लिए गए, बहुत जगह बहुत सारे लोगों से बात करी, कैसे शुरू किया? लॉ से तो मेरे को डर लगता है, लॉ तो मेरा नहीं बनता है, लॉ तो मेरे को नहीं जमता है, लिखना तो मेरे को नहीं आता है, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है। ये जो सारे सेंटेंसेस है ना, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। तुम ये जितना बोलोगे, तुम ये इतना मानोगे, शायद इतना डर लगता भी नहीं है जितना तुम अपने मन को बता रहे हो। सो दिस हैज टू स्टॉप।
Absolutely, here this has to stop. You have to stop telling everyone and yourself कि भैया मेरे को लॉ से फटती है. मैं तुमको ये वादा कर रहा हूं, 1 महीने का समय एंड लॉ विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट. लॉ विल बी योर गो टू सब्जेक्ट. जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहे, एक ही सब्जेक्ट आप खोलोगे, वो है लॉ. ये मैं करने की ताकत रखता हूं अगर तुम मेरे साथ ये करने की ताकत रखते हो. अगर तुम मैं पढ़ा रहा हूं बोलो कितना इंटरेस्टिंग है, तुम बोले नहीं सर मेरी तो फट रही है, ऐसा नहीं चलेगा. भाई क्या फट रही है? तुम अभी कंपनी एक्ट पढ़ोगे, तुमको दिखेगा इतनी प्रैक्टिकल चीजें. तुम बोनस शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तुम राइट शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तुम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तुम जितना भी अकाउंट्स में पढ़ोगे, उस अकाउंट्स का पूरा बेस कहां से आएगा? ये लॉ से आएगा. क्योंकि लॉ बोलता है कि कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा. लॉ बोलता है कि कंपनी अगर तू शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेगा तो तू शेयर प्रीमियम अकाउंट बनाएगा. कौन बोलता है? लॉ. So it is the company law which is making all the other subjects what it is. So you have to make this very strong. This comfort will give you comfort in other subjects also. अरे समझे क्या? तो आज के बाद से आपको ये किसी से भी नहीं कहना है कि मेरे को लॉ से डर लगता है. किसी को भले कह लो, पर अपने आप से ये कहना बंद करना पड़ेगा, सर लॉ मेरा कंफर्ट जोन है और 15-20 दिन में और भी ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाएगा. सर क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? मैडम सीधा बैठो प्लीज. लिख लिया आप लोगों ने? पक्का? डन? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? ओके सर. सर आप लोगों को मैं कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं. सर विच मटेरियल्स डू यू नीड, व्हाट मटेरियल्स डू यू नीड एंड हाउ मेनी नोट्स डू यू नीड. आपको ये रहता है ना सर कितने नोट्स बनाने, क्या करने. सर सबसे पहले बता दूं आप लोगों को क्लास के साथ साथ क्या मटेरियल्स मिलेंगे. दोस्तों इंट्रो है, आराम से सारी चीजें सुन लो. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. यही बातें तो बाद में याद आती है. मेरी बात सुनो सर, ये आप लोगों को क्लास के साथ मिलने वाले हैं 2 किताब. ठीक है, बस इतना. सर मेरे को तो 6 बुक चाहिए थे. नहीं भैया इतना, इतने में अपना हो जाएगा. ठीक है सर, इतने में क्या हो जाएगा? मेरे को 50 नहीं सर, मेरे को 60 चाहिए, 80 आएंगे, 80 90 चाहिए, 90 आएंगे. ठीक है, तो ये वाली बुक सर, ये 2 बुक काफी है. मेरी बात ध्यान से सुनना सर. पहली बुक है आपकी कॉन्सेप्ट बुक द लॉ समराइज्ड, और दूसरी बुक क्या है? क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू. सर ये जो लॉ समराइज्ड बुक्स है, इसमें आपका पूरा 200 पेज में लॉ को समराइज कर दिया गया है. सर ये आपका छोटा आईसीआई मॉड्यूल है. ये आपका आईसीआई मॉड्यूल है. आईसीआई मॉड्यूल इज द बेस ऑन विच दिस बुक हैज बीन मेड. क्यों सर? क्योंकि सर आई पर्सनली बिलीव दैट द ओनली सीक्रेट टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स इज आईसीआई मॉड्यूल. भैया एक बात बताओ, एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से उठा के बनाने वाला है? मॉड्यूल से. जब अपने को पता है उधर से बनाने वाला है, तो अपन इधर उधर कहीं पे भी आंख क्यों मारे? अपना फोकस क्लियर होना चाहिए. पर सर आईसीआई मॉड्यूल का एक प्रॉब्लम है. क्या? 3 मॉड्यूल आते हैं. 3 मॉड्यूल आते हैं और ले दे के मिला के 700 से 750 800 पेज एग्जाम के पहले रिवाइज करना इम्पॉसिबल है. नॉट इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पॉसिबल है. तो भैया और आपको फाउंडेशन से ये एक्सपीरियंस तो होना चाहिए. डायरेक्ट एंट्री वाले जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे सर मेरे बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, तुम सुन लो ना क्या एक्सपीरियंस है, सुन के सीख लो. क्या कहा सर? इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो मैं एग्जाम के 1.5 दिन पहले नहीं पढ़ पा रहा हूं, वो मैं एग्जाम में नहीं लिख पाऊंगा. सो आई हैव टू इंश्योर दैट आई रीड ईच एंड एवरीथिंग ऑन द डे बिफोर एग्जाम. सो फ्रॉम डे 1 दिस इज गोइंग टू बी योर मेन बुक. This is going to be your Bayer Act. This is going to be everything that you need from day 1 to the last day. सर इतने में आपका लॉ का पूरा कंटेंट खत्म हो जाता है. और उसके बाद आपको एक और बहुत प्यारी सी बुक आएगी जो आपकी है क्वेश्चन बैंक. सर ये जो क्वेश्चन उड़ गया ना, हाँ वो ग्रीन कलर का करके उड़ जा रहा है ये. सर ये क्वेश्चन बैंक जो है, ये क्वेश्चन बैंक में पिछले 8 से 10 अटेम्प्ट के सारे आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर सब कुछ कोलेट करके आईसीआई के पैटर्न में दिया हुआ है. यू आर गोइंग टू दिस बुक is more important than that book. सर हमारा जो आज से 2 अटेम्प्ट पहले लॉ में एक 83 स्कोर लाया था जिस स्टूडेंट ने, उसने बोला सर एग्जाम के 1 दिन पहले मैंने इस बुक को 3 बार रिवाइज कर लिया. और होता है 1 दिन पहले 3 बार रिवाइज करना होता है. और जब इतना रिवाइज कर लेते हो ना, तो बुक पे इतना कंफर्ट आ जाता है कि आराम से तुम कोई भी क्वेश्चन को जाकर के फेस कर सकते हो. सो दीज 2 बुक्स आर गोइंग टू बी योर असेट. अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तुम्हारी भाषा में बोलो, तुमको झेप रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का झेपना बोलते हैं ना? ठीक है, तो दीज आर द 2 मटेरियल्स दैट यू आर गोइंग टू नीड. सर आपको क्लास में कितने नोट्स बनाने? देखो 3. सर लॉ एक थियरी सब्जेक्ट है. मैं अगर ऐसे खड़े होके तुमको पढ़ाऊंगा तो तुम खड़े होके सो जाओगे. तुम बोलोगे भाई अपन सोते हैं बाद में देख लेंगे. सर लॉ में अभी थियरी सब्जेक्ट में क्लास में पूरा अटेंशन लगाने का जिम्मेदारी मेरा तो है, पर साथ में
तुम्हारा भी है, इट इज अ 50-50 गेम। अब तुम्हारा कैसे है सर, मैं जो भी चीज क्लास में पढ़ाऊंगा ना उसको मैं इस तरीके से स्क्रिबल करूंगा, ये जो मैंने लिखा है ना इसको मैं इस तरीके से स्क्रिबल करूंगा, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ चार्ट मैनर, एवरीथिंग, नो मैटर हाउ बिग द कॉन्सेप्ट इज। आपको क्या करना है, आपको अटेंशन देकर के ये चार्ट्स अपने भी नोट्स में बनाना है। सर मेरे को ये लगता है, मेरी ये थियरी है कि इंसान लिखते लिखते तो शायद नहीं सोएगा। अगर तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां सर लिखते लिखते एक दिन में चलते चलते सो गया था, मेरे को बाजू वाले ने उठाया, बोल देख के चल भाई, तब मेरे को समझ आया भैया अगर इस लेवल पे पहुंच चुके हो ना तो थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा। पर मेरा ये थियरी है कि लिखते लिखते नहीं सो सकते। सो एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी रिटन इन द क्लास यू विल हैव टू स्क्रिबल अलोंग विथ मी। व्हाट डिड आई से, व्हाट इज दैट वर्ड, स्क्रिबल अलोंग। स्क्रिबल मतलब, हाँ सर स्क्रिबल मतलब वही ना, स्क्रीन है, हाँ वो स्क्रिबल नहीं, उसको कॉपी पेस्ट बोलते हैं। स्क्रिबल मतलब क्या, हर वो चीज जो तुम सुन रहे हो। सर दिस इज समथिंग विच हेल्प्ड मी पर्सनली क्रैक एनी एग्जाम। अब हम लोगों में एक क्षमता होती है सर, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो बोरिंग हो, टीचर नाच रहा हो या पढ़ा रहा हो, हम सो सकते हैं। हमने अपनी कला देखी है, हमको रात को जगने की और दिन को सोने की आदत है, और भगवान भी मजाल है जमीन में आके सुधार दे, वो भी नहीं सुधार पाएंगे। तो भैया अपने को क्या करना है, अपने को अपना अटेंशन बनाना है। उसके लिए एक ही तरीका है, क्लास में स्क्रिबल। दिस इज नॉट ओनली फॉर लॉ, फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। जस्ट मेरे को भी बोलना। देखो मैं तुमको डेमो में एक बात बताता हूं, क्लास की स्ट्रेंथ तो तुमको दिख ही रही है। क्लास इतनी बड़ी मैनेज कैसे होती है पता है, आज हमने छुपा के रखे, कल से 4 बाउंसर आएंगे, 4 बाउंसर क्लास के चारों कोने में रहेंगे। जब आप अच्छा करोगे तब वो तुमको पकड़ करके बाहर भेज देंगे। जब आप क्लास में फोन चलाओगे, क्लास में एक जना भाई पिछले बैच में इंस्टाग्राम में दिशा पाटनी और मोनी रॉय ने नया नया फोटो डाला था, वो बंदा ऐसे देखे जा रहा है, अब वो स्क्रॉल भी नहीं कर रहे। मैं देखूं हमारे क्लास का मॉनिटर उसके बाजू में जाके ऐसे देखे जा रहा है। मैं बोला ये चल क्या रहा है, मैं बोला क्या हुआ, तो उसको अचानक से रियलाइज हुआ शिट मैं और नहीं देख सकता। फिर वो उसको पकड़ करके फोन लाके बोल रहे हैं सर देखो। मैं बोले क्या हुआ, तो कहते हैं सर ये फोन क्लास में चला रहा था। तो हमने उसको बाहर कर दिया, फोन सीज कर लिया, घर पे फोन किया, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्लास का डेकोरम मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। पर मैं क्या बोल रहा था, आपको एक नोट्स लाना है जो आपका स्क्रिबल नोट्स होगा। स्क्रिबल नोट्स में आप सिर्फ स्क्रिबल करोगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितनी प्यारी हैंडराइटिंग से स्क्रिबल करोगे उतना तुमको लॉ से प्यार होगा। ऐसा हैंडराइटिंग बनाना जिससे अपना नोट्स लिख रहे हो, या और भी अच्छा बने तो अपनी वाली का लिख रहे हो, यह सोच करके बना लेना कि भैया उसके लिए लिख के दे रहा हूं। हाँ तो मैं कितना प्यार से लिखूंगा, जो भी तुम्हारा मन करे, पर अच्छे से लिखना है। सर दूसरा बनेगा आपका कॉन्सेप्ट बुक। कॉन्सेप्ट बुक मतलब हमारे इस बुक में जितनी भी थियरी है वो पूरी थियरी समराइज मैनर में आपके नोट्स में उतरने वाली है अगले 180 घंटे में। तो यू नीड अ फेयर नोट्स, अच्छा सा नोट्स लेना, अच्छी सी हैंडराइटिंग बना करके उसमें अपन पूरा का पूरा लॉ समराइज करेंगे। और तीसरा बनेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक जिसमें आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो 3 किताबें बनने वाली है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, 2 बनाना। एक नॉर्मल किताब 140 पेजेस की जिसमें आप क्या करोगे, स्क्रिबल करोगे मेरे साथ। दूसरी किताब 200 पेजेस की जहां पे आप फर्स्ट हाफ में कॉन्सेप्ट बुक बनाओगे और सेकंड हाफ में क्वेश्चन बैंक बनाओगे, ताकि जिस दिन लाना है एक ही किताब लाए, जिस दिन नहीं लाना है उस दिन एक किताब नहीं लाओगे। कितने बुक बने टोटल, पहला कितने बुक बने टोटल, प्लीज थोड़ा जोर से बोलो ना, कितने बुक बने टोटल, पहला स्क्रिबल और दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक प्लस फेयर नोट्स। ये दोनों नोट्स आपके लिए काफी होंगे आपको पूरा का पूरा लॉ खत्म करने के लिए। उसके बाद सर और क्या सवाल है तुम्हारे, राइट। एक तो सर कितने क्वेश्चन लिखाओगे क्लास में, 2 लाख क्वेश्चन, सारा हम लोग टैक्स का भी अकाउंट्स का भी सब इधर ही लिख देंगे। सर कितने क्वेश्चन लिखाओगे, आपके क्वेश्चन बैंक का 1/3 क्वेश्चन आपको लिखाया जाएगा। 1/3 क्वेश्चन इजी होगा तो हम छोड़ देंगे, और 1/3 क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3 पोर्शन में पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर एक ग्रुप या बहुत ग्रुप का डिस्कशन में अभी नहीं कर रहा। सर जिन लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन लोगों को नोट्स मिलेगी, नोट्स के बारे में बता दूं, जो फेस टू फेस बच्चे हो, तुम्हारा फर्स्ट लॉट आया है, वो फर्स्ट लॉट का तुमको बुक्स आज मिल जाएगा। जितने भी बच्चों का एडमिशन आज होगा, कल तक तुमको मैक्सिमम बुक्स मिल जाएगी। उसके बाद वाला लॉट अपना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग फटाफट जो भी है डिसाइड कर लीजिए, पर बुक्स ले लीजिए, क्योंकि कल से हमारी फुल फ्लो में वो चीजें जो एग्जाम में आने लायक है वो क्लासेस शुरू हो जाएगी। बिकॉज बॉस आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ वन थिंग, स्टार्ट योर कोर्स ऑन टाइम, finish your course on time and give maximum time for your self study.
मैं कितना भी पढ़ा लूं, जब तक तुम खुद बैठ के नहीं पढ़ोगे ना, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप भी क्लियर नहीं होगा. सो वी हैव टू स्टार्ट. बहुत ज्यादा हम ये गेम नहीं खेल सकते कि अरे आओ डेमो देखो देखो मैं कितना खींच खींच के सुला सुला के पढ़ाता हूं. नहीं भैया, अपने को एक चैप्टर की जितनी वैल्यू है उतना टाइम देके अपने को आगे बढ़ना है. और सर लास्ट में फाउंडेशन का तुम लोगों को किसी ने बोला होगा, मैंने सुना है कुछ लोगों को बोलते हुए कि अरे बधाई हो, फाउंडेशन हो गया, यू आर डन विथ 1/3 ऑफ द जर्नी. फाउंडेशन इज 1/3 एंड देन इंटर इज 1/3 एंड देन फाइनल इज 1/3. क्या तुम इतने बड़े हो गए ये समझने के लिए कि ये मेरे को बस मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, कि तुमको लगता है हाँ सर सही तो है? क्या बड़े हुए हो कि नहीं हुए हो? सर ये समझ लो दैट फाउंडेशन इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आइसबर्ग मतलब जो पानी के अंदर होता है ना, आइस पूरा, जिससे टाइटैनिक ठुकी थी भाई, एक ऐसा आइस होता है, ठीक है, उसका टिप है. मैं कितना फ्लो में बोलता, तुम बोले हैं आइसबर्ग टिप. क्या बोल रहे थे सर आप? अरे भैया टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब ये सिर्फ शो था. Foundation is basically just an entrance test. You will have to show your real power and real skills at CA intermediate level, and which we are going to do. Don't worry about it. भाई आया है, सब करा के देगा, ठीक है, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको साथ साथ में चलना पड़ेगा. अब सर आगे बढ़ते हैं मेरी क्लास. अभी हम लोग प्रैक्टिकली 1 घंटे के टाइम पास के बाद, जो जरूरी था तुमको बतानी, बहुत सारी चीजें जरूरी थी, पर अब मैं आप लोगों को ऑफिशियली वो चीजें लिखवाने वाला हूं जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. और अब से शुरू हो रहा है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का एक्चुअल सिलेबस. सर आज हम लोग सिर्फ बहुत सारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो आगे आप चल के आपके लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सर हेडिंग डालो, नोट्स में लिखो, बाय लॉ. बाय लॉ. सर कभी सोचा है लॉ ना होता तो क्या होता? ओ भाई साहब, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता सर, इंटर में टेंशन ही नहीं होती सर. अरे मतलब सिलेबस में नहीं होता तो वैसा नहीं, अगर इंडिया में लॉ ना होता तो क्या होता? हैव यू एवर थॉट? सर अगर इंडिया में लॉ ना होता ना, बहुत ज्यादा केओस होता, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होते, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते, जो क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे होते. इंडिया में कोई भी डेकोरम नाम की चीज नहीं होती. ये लॉ है जो हर चीज को क्या करता है, संभाल के रखता है. यू मे नॉट बी अवेयर, बट इतने सारे लॉज हैं जो छुपे छुपे लॉज हैं, जो छोटी से छोटी बातों को संभालती है. आपको पता है एनवायरमेंट रिलेटेड लॉ है. डू यू नो आपका जो ये ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल का लॉ है एक. आपको पता है पुलिस वालों के लिए अलग से पुलिस एक्ट है. आपको पता है टीचर्स के लिए ऐसा अलग से टीचर, कुछ भी बोलूं सुन के मत ले लो, टीचर्स के लिए काहे का लॉ? तुमको इधर ये बिल्डिंग में आने के बाद लगा क्या कोई लॉ है? तुमको इस बिल्डिंग में आने के बाद लगा क्या कोई लॉ? चलो चलो हाँ चलो हाँ आगे आगे, तुमको लगा क्या कोई लॉ है? सर अभी तक फॉर्चुनेटली टीचर्स का तो कोई एक्ट नहीं बना है, बट बहुत सारे ऐसे एक्ट है जो क्या करते हैं, इंडिया का डेकोरम मेंटेन करते हैं. अब सर मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, पहले मैंने तुमको बोला कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, फिर मैंने तुमको बोला कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे. ये लॉ में और एक्ट में फर्क क्या है? What is the difference between law and act? आपने एक जगह कॉर्पोरेट लॉ बोला, एक जगह कंपनीज एक्ट बोला. भाई शो ऑफ हैंड्स कौन कौन बता सकते हैं? पूछूंगा नहीं पूछूंगा, वो मेरे ऊपर है. बताओ भाई शो ऑफ हैंड्स कौन कौन बता सकते हैं? बाकी लोग, जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे उनको पूछूंगा. सर क्या है? प्लीज खड़े हो जाओ प्लीज. हाँ कंफर्टेबल? हाँ ऐसा नहीं तो क्या हुआ ना, एक बार बच्चे ने सर मेरे को मम्मी की याद आ रही है, बोला बैठ जा भाई बैठ जा, इतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था. बोल क्या हुआ? What is the difference between corporate law and companies act? Act specific है बहुत ज्यादा और law broader sense में है. law broader sense में है. क्या मतलब सर? मतलब आप जो है आपने एक्ट बोला, मैंने कंपनीज एक्ट. सर जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो ना, तो एक्ट के साथ कुछ और चीजें काम में आती है, जिसको हम कहते हैं रूल्स, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर्स, जिसको हम कहते हैं नोटिफिकेशंस. ये सारी चीजें मिला करके क्या बनता है आपका लॉ. सो लॉ इज अ वेरी ब्रॉडर थिंग एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ इट. रूल्स आर अ पार्ट ऑफ इट, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स आर अ पार्ट ऑफ इट. अब सर कौन क्या है, कौन कौन बनाता है, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. पर सर जब हम कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ, उसमें कंपनीज एक्ट भी आते हैं, उसमें एलएलपी एक्ट भी आते हैं, उसमें सेबी एक्ट भी आते हैं, उनके सारे रूल्स भी आते हैं. तो ये सारा मिला करके क्या बनता है? कॉर्पोरेट लॉ, जो कॉर्पोरेट को कंट्रोल करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्लास को मेंटेन करने के लिए हमको एक लॉ बनाना पड़ेगा, तो सर क्लास को मेंटेन करने के लिए, लॉ बनाने के लिए आपको अलग अलग एक्ट्स बनाने पड़ेंगे. जैसे कि एक्ट में आपने पहले बनाया लेट एक्ट, मतलब क्लास में लेट आए तो क्या होगा?
दूसरा बना लेट टू एक्ट, मतलब क्लास में आके लेट गए, तो उसका क्या लॉ होगा? तो ऐसे अलग अलग एक्ट्स बनाएंगे और ये एक्ट्स मिला के क्या बनेंगे क्लास लॉ, जिससे क्या होता है ओवरऑल पूरी की पूरी क्लास मैनेज होती है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, और लॉ जो है वो ब्रॉडर वर्ड है, एक्ट जो है वो शॉर्टर वर्ड है. सर प्लीज अपना नोट्स खोलो और ये लिखो. एक्ट, एक मैथ्स फॉर्मूला जैसे लिखो, एक्ट प्लस रूल, लिख लिया आपने, एक्ट प्लस रूल प्लस सर्कुलर. सबको बांट दिया? अभी आए दोस्तों, आप लोगों को सबको ये डेमो बुक मिलेगा, तो ये डेमो बुक ले लीजिएगा और ये डेमो बुक लेते हुए जाइएगा, या फिर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब ले लीजिएगा. हाँ आराम से कर दे साइड से. सर आपने लिखना है एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर प्लस नोटिफिकेशन इज इक्वल टू लॉ. ठीक है. अब से मेरे को एक बात बताओ, आपने अभी शायद डीटी की क्लास में भी पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा. एक एक्ट बनता कैसे? हाउ डू यू मेक एन एक्ट? आज एक्ट बनाता कौन है सर? मेरे को बताओ, एक्ट कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट? कि मैं बैठा, मैंने सोचा एक काम करते हैं, दुनिया में ना बहुत ज्यादा मस्ती हो रही है, एक काम करते हैं, एक एक्ट बना देते हैं. मैं घर में बैठा बैठा सोच रहा हूं, ऐसा तुम एक्ट बना सकते हो क्या? नहीं. एक्ट बनाने का पावर किसके पास है सर? आपने बोला पार्लियामेंट. क्या बोला आपने? पार्लियामेंट. क्यों सर पार्लियामेंट? अच्छा, पार्लियामेंट में किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ओपोनेंट के? मतलब मोदी जी बनाएंगे कि ओपोनेंट में कौन है? राहुल गांधी. राहुल गांधी कौन बनाएगा? मोदी जी बनाएंगे कि राहुल गांधी बनाएगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली जो एक्ट है वो कौन बनाता है? जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है. क्यों? क्योंकि सर उनकी मेजॉरिटी होती है, उनकी क्या होती है? उनकी ताकत होती है. तो सर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. अब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ये किसने कहा? सर डीटी की क्लास में. अरे नहीं, मतलब पार्लियामेंट को पावर किसने दिया? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने. सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारे भारत का संविधान है, वो कहता है कि लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? अमित शाह. मेरे को तुम पूछो, तुमको जो पूछना है मैं बोलूंगा, मेरे को जो बोलना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे भाई मेरे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? उसमें उन्होंने पावर दिया था कि भैया लॉ बनाने का पावर किसके पास है? हमारे, एक बार के लिए समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. सर आप जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हो, आपने समझना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है पावर जो है ना वो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है. 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 अलग अलग लिस्ट बना रखे हैं. क्या तुमने सुना है? पहला लिस्ट क्या है? ये तो सर हमारे आज के क्लास का रिवीजन हो रहा है. पहला लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट. दूसरा स्टेट लिस्ट. और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट. ये 3 लिस्ट जो है इन्होंने बना रखा है. अब सर यूनियन लिस्ट में पावर किसको दे रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सीजी तू जा लॉ बना ले. स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट. सर आपको पता है बहुत सारी चीज आज भी स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है, जैसे कि पुलिस. और मैं बताता हूं, अल्कोहल, ड्रग्स, लिकर, ये सब किसके कंट्रोल में है? ये सब के सब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में. और सर तीसरा आता है कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मतलब जहां हम साथ मिलके काम करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो साथ मिलकर के काम करते हैं. अब सर कंपनीज एक्ट बनाने का पावर तुमको क्या लगता है कौन से लिस्ट में दिया होगा? सर स्टेट को अकेले पावर तो नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी इंडिया लेवल पे काम करती है. कॉन्करेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने पावर दे रखा है यूनियन को. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है क्या बनाने का? कंपनीज एक्ट बनाने का. सर कंपनीज एक्ट क्या आपको पता है कौन से साल में आया है? कंपनीज एक्ट आया है 2013 में. सर तो ये एक्ट आता कैसे? 2013 में किसकी सरकार थी? मान लो मोदी जी की सरकार थी. मान लो मोदी जी की सरकार थी, ठीक है, अपन यही मानेंगे, ठीक है, पीछे आगे हर जगह मोदी जी की सरकार. अब मेरे को ये बताओ, मान लो मैं ना तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूं ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं. मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है ह्यूमर की तरफ, जहां निकल जाए. कल को जिसको जो बोलना पड़े अपन बोल लेंगे ह्यूमर के लिए, पर मेरा कोई ऐसा बायसनेस बीजेपी की तरफ नहीं है, ठीक है. अब मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा? कंपनीज एक्ट कब बनाए? 2013 में. क्या मेरे को बता सकते हो 2013 में कंपनीज एक्ट आया कैसे होगा? एक दिन ऐसे ही मोदी जी सुबह 5 बजे योगा कर रहे होंगे, उनको लगा यार कंपनी के एक्ट बनाते हैं, जाओ बनाओ. ऐसा बना होगा सर? लगभग ऐसा बना होगा. मोदी जी को लगा होगा कंपनीज एक्ट की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे सर? खुद बैठ के आओ पेपर पेन दो, मैं लिखूंगा मित्रों,
नहीं सर ऐसा एक्ट नहीं बनेगा, तो कैसा बनेगा? आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि आपके मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, हर चीज के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं सर। वैसे आपके यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो ये हमारे मोदी जी हैं, कितने खुश हैं, देख रहे हो आप, खुशी देख रहे हो उनके चेहरे पे, ठीक है। वो उन्होंने वो रेस्पेक्ट के लिए पहनाया, हाँ तुमको लगा अरे ये कब हो गया क्या? नहीं हुआ भाई, ये हमारे मोदी जी है, ठीक है। अब मोदी जी के नीचे देखो बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो पहले हमारा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें कौन आते हैं सर? ये पीयूष गोयल जी हैं, जो एक खुद अपने आप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सीए पीयूष गोयल जो है वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है। और उसके बाद सर आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर दो दो सीट लेके बैठे हैं मैडम, इनको प्रणाम करो भैया। यही है जो तुम्हारा टैक्स बनाते हैं, यही है जो आपका जीएसटी बनाते हैं, यही है जो इन्होंने आधा सिलेबस लिखा है तुम्हारे लॉ का, तुम्हारे सीए इंटर का और सीए फाइनल का आधा सिलेबस कौन लिखा है? इन्होंने, मैडम ने लिखा है। तो सर ये मैडम कौन हो गए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और उसके अलावा सर इनको कैसे छोड़ सकते हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं भैया? ये कौन है हमारे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था? भैया ये अमित शाह है सर। ये कौन है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है सर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो अब मोदी जी क्या करेंगे, किसी को कॉल लगाएंगे कि कंपनीज एक्ट बनाना है। क्या तुम मेरे को बता सकते हो इनमें से कंपनीज एक्ट कौन बना सकते हैं? अमित शाह। वो सिर्फ दूसरी जगह से पार्टी खींच के ला सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह का काम, ये सब बैठ के पेपर पेन वाला काम वो नहीं करते। अब से मेरे को बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब किसको कॉल लगाया जाएगा? ये मैडम को, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। अभी आए थे ना 1 तारीख को बजट लेकर के, ठीक है, जहां पे बोले हम कुछ नहीं देंगे, हमारी सरकार लाओगे तो मिलेगा, वरना भाड़ में जाओ। पूरा स्पीच इतना ही था ना उनका। सर अब मेरे को बताओ, इनको कॉल जाएगा, अब जब इनको कॉल जाएगा कौन सी हैसियत में जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हैसियत में। जब इनको टैक्स के लिए कॉल जाता है ना, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रोल में कॉल जाता है। पर अब कौन से रोल में कॉल जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बहुत बार बार आप सुनोगे। अब इनको कॉल जाएगा, बोला जाएगा कि भैया एक ड्राफ्ट बनाओ, एक एक्ट बनाओ, जो क्या होना चाहिए, जो कंपनीज को कंट्रोल करे। तो अब क्या निर्मला मैडम सुबह 6 बजे लेके बैठ जाएंगे क्या पेन, लाओ मैं लिखती हूं? नहीं सर, अब क्या होगी पता है? अब एक कमिटी बनेगी जिसमें इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट्स को लाया जाएगा, जितने भी बड़े लोग हैं, जिनको क्या समझता है, जिनको समझता है कंपनी लॉ क्या है, कैसे काम करती है, उनको बैठाया जाएगा। उस कमिटी को बोला जाएगा कि तुम एक ड्राफ्ट लिखो। क्या लिखो राजा? ड्राफ्ट लिखो। उस ड्राफ्ट का एक नाम होता है, क्या? उसको बोलते हैं बिल। मान लो सर उन्होंने ये बिल लिखा, बोले हमारे हिसाब से ना कंपनीज एक्ट ऐसा ऐसा दिखना चाहिए। अब सर क्या ये सबको एप्लीकेबल हो गए? एक्ट को अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट। अभी तक किसने बनाया है? निर्मला मैडम की टीम ने बनाया है। अभी तक किसी ने इसको अप्रूव नहीं किया है। अब क्या होगा सर इस बिल का? सर इस बिल को पास करवाया जाएगा। कैसे सर? 40 दे दो, पास हो जाएगा। बिल को पास कैसे करोगे? हाँ सर, बिल को आपको लेके जाना पड़ेगा हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, विधानसभा और विधान परिषद। यस, तू चाकू घोप दे ना सर। 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है सेंट्रल में, एक तो आपका लोकसभा और एक राज्यसभा। अब मैं वो बातें बताऊंगा जो तुमको नहीं पता है, तो सुन लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत चलना कि अरे ये तो हमको आता है, आता होता तो नहीं बताता। मेरे को बताओ ये बिल कहां जाएगा? लोकसभा की राज्यसभा की कहीं भी? लोकसभा पहले जाएगा कि राज्यसभा पहले जाएगा कि कहीं भी पहले जाएगा? कहीं भी। यू गो टू फर्स्ट लोकसभा, यू गो टू फर्स्ट राज्यसभा, इट डजंट मैटर। आप पहले राज्यसभा में अप्रूवल करवा के फिर लोकसभा के पास ला सकते थे, चलता है। पर सर ये जो बिल है ना, इसके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ मनी बिल होता है, कुछ फाइनेंस बिल होता है, कुछ ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें सिर्फ एक बिल है जिसको हम कहते हैं मनी बिल। क्या कहते हैं? मनी बिल। उसमें बस लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, बस। बाकी हर बिल पहले लोकसभा में भी जा सकता है और बाद में राज्यसभा में भी जा सकता है। 2016 में ऐसे बहुत सारे एक्ट पास हुए जो पहले राज्यसभा में गए और बाद में लोकसभा में आए। क्यों पता है? क्यों पता है?
भैया मोदी जी ना ऐसे ही मोदी जी नहीं है, उस समय के लिए मोदी जी की सरकार थोड़ी सी लोकसभा में हिली थी, तो उनको पता था पहले लोकसभा में जाऊंगा ना तो मेरे बिल्स अप्रूव शायद ना हो, तो ये वो क्या करते थे, पहले लेके आते थे राज्यसभा से, राज्यसभा में उनकी सीट भरी हुई थी तो वो क्या करते थे, वहां से अप्रूवल लाने के बाद कहां पे आते थे, लोकसभा में। तो सर मनी बिल में क्या आता है पता है, आपका ये जो इनकम टैक्स एक्ट बनता है ना, ये मनी बिल है। तो इनकम टैक्स एक्ट बाय लॉ सबसे पहले कहां पे जाएगा, लोकसभा में। पर कंपनीज एक्ट हो गया या कोई भी और एक्ट हो गया, वो पहले राज्यसभा में भी जा सकता है, पहले लोकसभा में भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आप दोनों हाउसेस का पार्लियामेंट अप्रूवल करवाओगे। मान लो मैं पहले चला गया लोकसभा के पास, फिर किसके पास जाऊंगा, राज्यसभा के पास। सर जब राज्यसभा के पास चला गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद अब उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मुर्मू जी के पास। किसके पास, प्रेसिडेंट साहिबा के पास। मैडम ये हमने बिल बनाया है, जरा इसको अप्रूव कर दो। मैडम का काम है अप्रूव करना। मैडम यूजुअली देखते हैं, हाँ बोले हाँ इतना कौन पड़ेगा अप्रूव। तो वो क्या हो जाता है, अब आपका बिल अप्रूव हो गया एक बार, तो वो क्या बन गया सर, बिल अब क्या बन गया, एक्ट। बिल का मतलब था ड्राफ्ट, और एक्ट मतलब क्या, अब ये लॉ बन चुका है। सर अब आपका बिल क्या बन गया, एक्ट। अब ये मिलीमीटर क्या बन गया है, सेंटीमीटर। मिलीमीटर अब क्या बन गया, सेंटीमीटर। पर सर ये जो बिल बनाया है, जिसको हमने एक्ट बोल दिया, इसको मैं अपने बैग में रख लूंगा तो हो जाएगा। अरे आम सरकार को कैसे पता चला क्या लॉ बना है, क्या कंप्लाई करना है क्या नहीं करना है। इसमें मैंने लिख दिया आज से हर कंपनी में 10 डायरेक्टर होने चाहिए, 5 उसमें से विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अरे उसको बताएगा कौन, उसको एप्लीकेबल है। तो आप क्या करोगे सर, यू विल हैव टू पब्लिश दिस। कहां पब्लिश करोगे सर, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जहां सरकार अपने सारे लॉ को क्या करती है, पब्लिश करती है। जिस दिन ये पब्लिश हुआ ना, उस दिन ये एक्ट क्या हो गया, ऑफिशियल हो गया। अरे समझे क्या तुम मेरी बात, यस सर। तो आप नीचे प्रोसेस देखो, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनवाया, बिल। बिल किसने बनाया, कमिटी ने बनाया। उसके बाद कहां पे जाता है ये, लोकसभा। लोकसभा के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट जैसे ही मिला तो वो क्या बन गया, एक्ट। और अब वो कहां जाता है सर, ऑफिशियल गैजेट में। सर जिस दिन मैंने इसको ऑफिशियल गैजेट में अपलोड किया, क्या उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा, हां मैंने आज अपलोड किया, आज क्या डेट है, 14 फरवरी। अच्छा मैं आगे बढ़ भाई आगे बढ़, क्या है आज 15 फरवरी, तो आज 15 फरवरी को एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं सर ये आज एप्लीकेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें ना फर्स्ट पेज में लिखा होगा कि ये कब से एप्लीकेबल है। आज मानो फरवरी है, पर मैं अगर बोलूं ये 1 अप्रैल से अप्लाई होएगा, तो ये 1 अप्रैल से अप्लाई होगा। आज अपलोड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझे क्या मेरी बात, यस सर, दिस इज हाउ एन एक्ट कम्स इनटू पिक्चर। सर ये समझे तुम, देखा था तुमने, यहां पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में इंसान बदल गया, पर वहां पे बिल और एक्ट में जो प्रोविजन लिखे रहते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। अब प्लीज अपने नोट्स में लिखो, हेडिंग डालो, हाउ does an act come into picture? How does an act come into picture? Point number 1, the concerned ministry, मैं डिक्टेट कर रहा हूं प्लीज उसी स्पीड में लिखो, concerned ministry, ब्रैकेट में लिखो MCA, prepares a draft, ब्रैकेट में लिखो, known as bill. Point number 2, bill is then approved by the Houses of Parliament. Bill is then approved by the Houses of Parliament. ब्रैकेट में लिखो लोकसभा / राज्यसभा। सेकेंड पॉइंट में ही एक लाइन छोड़ के नीचे डालो नोट, बिल में बी अप्रूव्ड first
in either of the houses, in either of the houses, that is I dot E dot वो वाला, that is a bill may be first approved by, a bill may be first approved by, a bill may be first approved by Rajya Sabha as well, a bill may be first approved by Rajya Sabha as well. ठीक है, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट, उसी के आगे एक ब्रैकेट डालना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है बताओ, मनी बिल, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, ऐसे एक लाइन मत छोड़ो मैडम, बहुत जगह ले लेगा, साथ में ही लिखो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मनी बिल, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मनी बिल which is approved at Lok Sabha first, which is approved at Lok Sabha first. कल से मैं आप लोगों को ये चीजें जब मैं भी आराम से स्क्रीन पे लिखूंगा और लिखवाऊंगा, आज के लिए तुम डिक्टेशन में लिख लो, कल से मैं आराम से मैं भी अपने स्क्रीन पे लिखूंगा, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक्स है। आगे जब अपन प्रॉपर चैप्टर 1 शुरू करेंगे तो सारी चीजें लिख लिख करके मैं आपको लिखाऊंगा। तो सर सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया, कहां पे अप्रूव होगा? थर्ड पॉइंट, आफ्टर अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल इट गोज फॉर, after approval it goes for president's assent, president's assent, assent ASSENT, assent मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल के लिए जाता है, फिर फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट, once approved the bill becomes, once approved the bill becomes act, ठीक है, द बिल बिकम्स एक्ट। पॉइंट नंबर 5 लास्ट, इट इज देन पब्लिश्ड, इट इज देन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल, इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट का स्पेलिंग आप देख सकते हो, ऑफिशियल गैजेट, GAZETTE, तुम देख सकते हो सर स्क्रीन पे, ये आपका ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया है। ये अभी लोड नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे कुछ एरर आ रहा है, पर आप देखोगे यहीं पे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के पेज में जाओगे ना, आप देखोगे हर सरकार, आज सर जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स काम कर रहे हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, हर कोई काम कर रहे हैं, उनका भी अलग अलग एक्ट है। सब लोग कहां पे अपलोड करेंगे? इस एक जगह पे आके अपलोड करेंगे। इनफैक्ट आपको एक बात बताए, हमारे आईसीआई ने नया सिलेबस लाया था, नया सिलेबस लाने के लिए भी इनको एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा था, उसके लिए इन्होंने बनाया था बिल, और वो बिल क्या एक्ट बनने के बाद उन्होंने यहीं पे डाला था, गैजेट ऑफ इंडिया में ही पब्लिश हुआ था। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कहां से होती है? गैजेट ऑफ इंडिया से होती है। अरे समझ गए क्या? यस सर, ये हो गया आपका एक्ट कैसे बनता है। अब सर मेरे को एक बात बताओगे क्या? ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि कंपनीज एक्ट भी क्या इसी सीक्वेंस में गया था? जी हां सर, देखो सबसे पहले ना बिल बना था, 2008 के आसपास बिल बना था। लोकसभा में कब अप्रूव हुआ? 3 अगस्त 2009। सर ये आपको याद करना है क्या हीरो? ये आपको याद करना है? नहीं सर, कब बना था ये? अगस्त 2009 में। उसके बाद राज्यसभा में गया अगस्त 2013 में। सर कितने साल लग गए? 4 साल। I'll tell you why. I'll tell you why things have changed. Nowadays, if an act has to be passed, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट, यहां पे देखो अगस्त 2009 में पास हुआ था लोकसभा में, और प्रेसिडेंट साहिबा ने कब साइन किया? अगस्त 2013 में। मतलब करीबन 4 से 5 साल लगे। सर आज के जमाने में सिर्फ 1 महीने में
मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, इट हैज द पावर कि एक महीने में वो क्या करते हैं, लोकसभा का अप्रूवल, उसी महीने राज्यसभा का अप्रूवल और उसी महीने प्रेसिडेंट का एसेंट आ जाता है. दैट इज हाउ क्विक दे मूव. यू नो, यू हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक ऐसा, सर ऐसे ऐसे एक्ट्स आए हैं ना जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना बहुत सारी चीजें बदल दी. उसमें से एक था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. सर आप मानोगे नहीं, मई 5 को लोकसभा अप्रूव किया, मई 16 उसी महीने उसी साल के 11 दिन के अंदर राज्यसभा ने अप्रूव किया और अगले 5 दिन के अंदर प्रेसिडेंट का एसेंट. इन अ स्पैन ऑफ जस्ट, कहां 4 साल लगता था. दूसरी तरफ एक और एक्ट आया, ये आपने शायद सुना होगा, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट. सर ये जो रेरा एक्ट है, इन अ मंथ ऑफ मार्च का एक महीना, मार्च 6 या 7 को वापस लोकसभा में अप्रूव हुआ, 10 दिन के अंदर राज्यसभा, 5 दिन के अंदर प्रेसिडेंट. That is how fast they have started moving. Unlike the old times जब 4-4 साल लग रहा है एक एक्ट बनने में, नहीं भैया एक एक महीने में एक्ट बन रहे. तो तुम समझ रहे हो, जल्दी कर लो वरना और सिलेबस बढ़ जाना है. बोलेंगे भैया तुम आगे बढ़ रहे तो उतने में एक सिलेबस साइड से आ गया, अपने को नहीं चाहिए. पर सर ये देखो, इस तरीके से आपका कंपनीज एक्ट आया. 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया और इन्होंने ऑफिशियल गैजेट में कब डाला, 30 अगस्त को. तो ये अप्लाई कब से होगा सर? 30 अगस्त को नहीं. इन्होंने इसमें लिखा था कि ये जो एक्ट है, ये मान लो अगर 1 सितंबर से अप्लाई होगा तो 1 सितंबर से अप्लाई होगा, जैसा उन्होंने यहां पे लिखा है. इस तरीके से क्या आया सर? इस तरीके से आपका कंपनीज एक्ट आया. पर मेरे को बताओ, कंपनीज एक्ट नया नया आया क्या, कि इसके पहले भी कुछ था? क्या था? बोलो सर, बोलो ना, बोलो ना, क्या था कंपनीज एक्ट 2013 के पहले? कंपनीज एक्ट 1956. वो नया था कि उसके पहले भी कुछ था? सर कंपनीज एक्ट 1956 के पहले था कंपनीज एक्ट 1913. सर वो था कि उसके पहले, बस इतना काफी है, कंपनीज एक्ट 1913 से शुरू हुआ. पर सर क्या आप मेरे को बता सकते हो, ये आप लोगों का सीक्वेंस है, ठीक है? पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, फिर 1956 आया, फिर 2013 आया. पर सर मेरे को एक बात बताओ, जब 1956 था तो तुमको जरूरत क्या पड़ी नया वाला लाने की? आपका आज देखो फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स एक्ट, वो 1961 था, अभी तक चल रहे. आप देखो आपका जीएसटी एक्ट तो चलो इन्होंने तरोताजा लाया है, पर वो इतने साल पहले का उन्होंने चेंज किया, अलग रीजन से. पर कंपनीज एक्ट 1956 को इनको अपग्रेड करके एक नया एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी? सर कुछ तो हुआ था 2007 और 8 में. क्या हुआ था? The one and the biggest corporate fraud happened in India, which is your Satyam scam. जहां पे क्या हुआ था? 8,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था. सर अब सत्यम स्कैम में पूरा क्या हुआ था वो तो मैं आपको पूरा का पूरा शेयर नहीं कर पाऊंगा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. 1 घंटे का हम जो ब्रिज बैच लेते हैं उसमें मैंने शेयर करके यूट्यूब में अपलोडेड है. पर अभी के लिए एक बार मेरी बात समझो. सर जब सत्यम स्कैम हुआ ना तो उसमें क्रक्स क्या निकला? सत्यम का मालिक आया एक दिन सुबह और मालिक आकर के एक लेटर दिया. लेटर पढ़ने पे क्या लिखा था कि मैं 8,000 करोड़ का फ्रॉड करके बैठा हूं कंपनी में, किसी तरीके से तुम में से कोई भी इस फ्रॉड को पकड़ नहीं पाए, तुम सब नालायक हो, पर मैं तुमको सामने से बताना चाहता हूं, तुम लोग कल को ढूंढोगे भी ना तो तुमको नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं बता देता हूं कि रेवेन्यू मैंने इतना बढ़ा रखा है, प्रॉफिट मैंने इतना बढ़ा रखा है, कैश बैलेंस मैंने इतना एहसान करके गया वो हम पे. सर जब वो एहसान करके गया ना, तब हमारा सेबी, एमसीए और 2-3 और बड़े बड़े लोगों की छुपके मीटिंग हुई. बोली यार ये तो हमारे इतने रेपुटेशन पे इज्जत उड़ गई, हमने 600 पेज का लॉ बना रखा है, 800 साल से चल रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहे? मतलब अगर वो मालिक सामने से आके नहीं बताता कि फ्रॉड है तो हमारा सिस्टम कैसे पकड़ता उसको? हम बोलते हैं ऑडिट करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, फलाना होगा, पर फ्रॉड पकड़ा क्यों नहीं हमारा सिस्टम? तब जब ये हुआ ना तो 2008 में इनको अक्कल आई कि वी नीड अ न्यू कंपनीज एक्ट. Before a new Satyam scam happens, we need a new Companies Act जिसमें हमको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. सर क्या चेंजेस किए उन्होंने? एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लाया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का. क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सर आज अगर रिलायंस इंडस्ट्री में तुम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, ये लोग को बैठा दो और बोलो तुम लोग कंपनी चलाओ, तो क्या अगर ये लोग फ्रॉड करेंगे तो बाहर पता चलेगा? नहीं सर, क्योंकि इनके तो घर की बात हो गई ना, सारे लोग आपस में एक दूसरे का फायदा देख रहे हैं, कोई भी फ्रॉड आके नहीं बताएगा. पर सर मान लो इनके बीच में तुमने बैठा दिया रतन टाटा को और तुमने बोला सर आप इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्वाइन कर लो और आप बस मीटिंग अटेंड करना.
आप बस ये देखना कि ये बड़े बड़े फालतू फालतू डिसीजन तो नहीं ले रहे। अगर तुमने ये कर दिया तो होगा क्या? अब रतन टाटा को घंटा फर्क नहीं पड़ता रिलायंस बढ़े या डूबे, वो है इंडिपेंडेंट। क्यों? उनको सर क्या नीता अंबानी इंडिपेंडेंट है? तुम फील लेके मेरे को बताओ, क्या रिलायंस में नीता अंबानी इंडिपेंडेंट है? नहीं सर, हमको चाहिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो क्या करेगा सर? वो कंपनी में जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको ढूंढ करके निकालेगा। सुन रहे हो तुम मेरी बात? तो सर जब ये 2008 में ही चीजें हुई ना, तो हमने सत्यम स्कैम के बाद बहुत सारी चीजें सीखी। एक और कॉन्सेप्ट लाया सर हमने। आपको पता है ऑडिटर क्या होता है? सुना है कभी? सर गलत बोल रहे हो आप, ऑडिटर नहीं, ऑडिट होता है, पेपर नंबर 5 है हमारा। ऑडिटर क्या होता है? हैव यू हर्ड व्हाट इज एन ऑडिटर? क्या होता है सर? कोई घर में सीए वगैरह है जो सीए प्रैक्टिस कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ऑडिट में काम कर रहे हैं? क्या होता है एक ऑडिटर? सर जो ऑडिट करता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इतना तो बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो। अरे वही जो टैली नहीं होता है, क्या क्या? बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये तीनों चीजें मिला के आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अब सर मैं कंपनी और तुम लोग क्या हो? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब? शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी में पैसा लगा रखे। तो सर कंपनी में तुम लोग पैसा लगा रखे हो। अब मैं तुमको आके हर साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता हूं कि साहब आपकी कंपनी अच्छा काम की, इस साल 100 करोड़ का रेवेन्यू आया और 20 करोड़ का प्रॉफिट आया। तुम बोलोगे मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मानूं कि 100 करोड़ का ही रेवेन्यू था, 200 करोड़ नहीं था? मैं कैसे मानूं तूने 100 करोड़ नहीं चुराया? मैं कैसे मानूं कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है? बोला ठीक है मत मान, क्या चाहिए तेरे को? बोले सीए का सिग्नेचर। मेरे को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर चाहिए इस पे, और उसको लिखने के लिए बोल कि इसमें जो भी चीजें लिखी है सब कुछ सही है। तो मैं जाऊंगा एक सीए के पास, मैं बोलूंगा भाई इस पे साइन कर दे। वो ऐसे ही साइन कर देगा क्या? सर ऐसे ही साइन कर देगा क्या? नहीं, वो मांगेगा दो चीज, एक डॉक्यूमेंट्स और पैसा। वो इंपॉर्टेंट है भाई। वो बोलेगा डिग्री तेरा साइन करने के लिए लिया है मैंने, मेरे को चाहिए पैसा। तो वो फीस लेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, चेक करेगा और फिर वो साइन करेगा, और वो साइन करके बोलेगा इसमें सब कुछ सही है। तो वो अब जब मैं तुम्हारे पास लाके दूंगा ना, तुम मुंह बंद करके ले लोगे इसको। क्यों? इसमें एक सीए का सिग्नेचर आ गया है। अब सीए की सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपर्टीज होती है। उसने साइन मार दिया ना, मजा ले, कोई इस पे क्या उठा ले, सवाल उठा ले। सर ये क्या होता है? ऑडिटर, जो क्या करता है? ऑडिट करता है। अब मेरे को एक बात बताओ राजा, सर क्या सीए के अलावा सीए में भी ऑडिट कर सकते हैं? सीए में ऑडिट कर सकते हैं? हां, फिर हम सीए क्यों कर रहे हैं? सीए में ही कर लेते। सर सिर्फ सीए जो है, सीएस भी नहीं, सीए में भी नहीं, कौन सिर्फ और सिर्फ एक सीए क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। अब सर जब सत्यम का स्कैम हुआ था ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? ऑडिटर का सिग्नेचर भी था, फिर कैसे गलत हो गया? सर 8,000 करोड़ के फ्रॉड में 80 करोड़ ऑडिटर भी तो लिया था। 8,000 करोड़ के फ्रॉड में 80 करोड़ ऑडिटर के घर में भी तो कैश में बिका है। अब भैया सीए है तो क्या हुआ है? तो इंसान ना, पैसा देख के तो बिक गया ना। अब वो कौन था सर? आपको पता है सत्यम का ऑडिटर कौन था? बिग 4, पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर हाउस जो है, वो किसका ऑडिटर था? सत्यम का ऑडिटर था। और सरकार हिल गई जब उनको पता चला कि यार ऑडिटर अगर इतने बड़े फ्रॉड में साथ देने लगेगा, अगर एक सीए इतने बड़े फ्रॉड में साथ देने लगेगा, तो हम भरोसा करें तो किस पे करें? तो फिर उन्होंने पता लगाया ये सीए कितने में बिका, क्यों बिका। तो इनको बाद में पता चला कि भैया सीए जो है ना, वो कंपनी के साथ रिलेशन बना चुका था। इसका डायरेक्टर और वो सीए, ये लोग साथ में डिनर पे जाते थे, इनकी फैमिली साथ में फार्म हाउस में घूमने जा रही है। इनको समझ में आया कि जब एक सीए बहुत जगह, बहुत साल तक एक जगह काम करता है ना, तो वो घुल मिल जाता है, तो फिर वो ना बहुत आसानी से मना नहीं कर पाता है। तो इसलिए इन्होंने एक प्रोविजन लाया, क्या? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। बोले भैया अब हर कंपनी में 5 साल में या 10 साल में ऑडिटर निकलो, नया ऑडिटर आएगा। जैसे सरकारी कंपनीज में होती है। आपको पता है अगर आपके घर के पास पास कोई ब्रांच है, आप देखोगे हर 3 साल में या हर 5 साल में वो ब्रांच का मैनेजर चेंज हो जाता है। क्यों? वरना वो ब्रांच का मैनेजर फ्रॉड करने लग जाएगा। वैसे ही इन्होंने प्रोविजन लाया कि अब क्या होगा? ऑडिटर भी चेंज होगा। क्यों होगा सर? ताकि ऑडिटर फ्रॉड ना कर पाए। और मान लो उसने अगर फ्रॉड किया है तो अगला ऑडिटर आके क्या करेगा? उसको हाईलाइट कर देगा। सर ये सब हमारी सीख कहां से मिली हमको हमारे सत्यम के फ्रॉड से मिली। तभी क्या बनाया गया? कंपनीज एक्ट 2013। अरे समझे क्या? इस टाइमलाइन को प्लीज अपने नोट्स में बनाओ। व्हाई अ न्यू कंपनीज एक्ट?
गुड, किसी ने, हसन ने कहा सर सीएस कर सकते हैं ऑडिट बट स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली सीए कर सकते हैं। करेक्ट, गुड दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टैट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। सर ये लिखा टाइमलाइन आपने, पहला कंपनीज एक्ट 1913, दूसरा कंपनीज एक्ट 1956 और तीसरा कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें 2008 जो है वो क्या बनेगा आपका, बिगेस्ट फ्रॉड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सॉरी, ऑनलाइन वाले लिख लिए तो डन का मैसेज दो। सर स्क्रीन कट हो रही है, आज सह लो बस। सर जैसे ये एक केस था ना सत्यम का, वैसे ही और बहुत सारे केस थे जिन केसेस को पढ़ के हमारा लॉ बनता है। जैसे कि आपने सैलमन वर्सेस सैलमन सुना है सीए फाउंडेशन में, सर वैसे ही आपके और केस लॉस थे। सर क्या आपने नेस्ले मैगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस लॉ सुना है? सर सुना तो नहीं है पर फील जरूर किया होगा। याद है एक बार 2015-16 के आसपास सब लोग मैगी खाना बंद कर दिए थे 2 घंटे के लिए एक्टिंग का। याद है ऐसे हर दुकानों से मैगी बंद हो गया था, अचानक से मैगी हट गए, आलतू फालतू कप्पा नूडल्स वूडल्स आकर के बिक रहे थे। याद है तुमको? ऐसा कुछ याद है कि ये गंदी चीजें तो याद ही रहती है ना कि मैगी नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। सर ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब मैगी वाले कंपनी पे मैगी की कौन सी कंपनी है, नेस्ले, जब नेस्ले पे इन्होंने क्या किया, नेस्ले का जाके फूड इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्होंने देखा मैगी में जो लीड का कंटेंट है वो इतना ज्यादा है कि वो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो हमारे लिए क्या बनता जा रहा है, टॉक्सिक। तो जब उन्होंने, हाँ उसी की तरह क्या बनता जा रहा है, टॉक्सिक। पर सर ये जो लीड का कंटेंट है जो इतना टॉक्सिक है वो हमारा ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो सर क्या हुआ पता है, जो फूड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने रातों रात मैगी को बैन कर दिया और बोला जितने भी दुकानों में मैगी है सबको वापस बुलाया गया और इन्होंने पूरे मैगी के बहुत बड़े स्टॉक को आग लगा दी, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सर मैगी वालों को आया गुस्सा, क्योंकि अंदर इंटरनल टेस्ट तो मैगी की कंपनी भी करती है ना, नेस्ले भी करती है। अब सर ये लोग गए बॉम्बे हाईकोर्ट में और बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने अपना केस लड़ा और इन्होंने समझाया कि भैया हमारा देखो पूरा रिसर्च है, जितना लेड इसमें है उतना चलता है, बॉडी को बॉडी सह लेता है, कोई भी टॉक्सिक नहीं है। सर जब ये पूरा समझाया गया तो मैगी ये केस जीत गया। अब मैगी केस जीता ना तो किसने चलाया था, यूपी गवर्नमेंट ने। तो सर यूपी वाले सरकार को बोली तुमको इनको पूरी की पूरी डैमेजेस पे करनी पड़ेगी। सर ये जो केस लॉ है ना, ये केस लॉ क्या बनता है, इस केस लॉ में बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स बताए गए थे कि भैया नेस्ले एक कंपनी है, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एक्ट। कंपनी आज अगर इतना बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में दे रही है तो ये कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि लोगों की हेल्थ जो है सही रहनी चाहिए। उसमें इन्होंने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया। अब वो जो चीज बताई ना वो क्या बन जाता है, कॉर्पोरेट लॉ बन जाता है। इस तरीके से अलग अलग केस लॉज हैं। सर आपको पता है अयोध्या केस लॉ अभी जो बहुत लाइमलाइट में, आपको पता है ना, वो लैंड डिस्प्यूटेड था, जहां पे अयोध्या मंदिर बना है वो लैंड डिस्प्यूटेड था, बहुत साल तक केस चला है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेटल करने के लिए क्या बोला, ये जमीन दे दो तुम अयोध्या बनाने के लिए और उतनी ही उससे 3 गुना बड़ी जमीन क्या दे दो, मस्जिद बनाने के लिए। तो ये जो केस लॉ बना इसमें कॉर्पोरेट का नहीं पर इन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें बताई जो हम लोगों के लिए लॉ बन जाता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट लॉ इज अ बिगर वर्ड एंड उसके नीचे एक्ट रूल्स के साथ साथ एक और चीज आती है केस लॉ। जहां आपने लिखा था ना एक्ट प्लस रूल प्लस नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर, एक और प्लस मारो और वहां पे लिखो केस लॉस। ओ बाप रे, इतने पेज पलटा रहे हो जैसे 18-20 लिख दिए हो। प्लस केस लॉज। अब सर चलो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। हैव यू हर्ड अबाउट बाइजूस? क्या है? डूबता हुआ सूरज है। क्या है? डूबता हुआ सूरज। सर इज बाइजूस अ कंपनी? यस इट इज अ कंपनी। बट सर व्हाट इज दिस कि जो 2 साल पहले कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा था आज वो एकदम ही नहीं चल रहे। मैं बाइजूस की बात कर रहा हूं। हाँ
अभी भी मैं बाईजूस की बात कर रहा हूं, तुम लोग कुछ अलग नहीं लेना सर, इतना सा काट के बोलोगे सर ऐसा बोल रहे थे किसी के बारे में। सुनो, क्या हुआ ऐसा कि बाईजूस 2 साल में खत्म हो गई? तुमने कभी सुना है? तुमने अभी न्यूज में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते करते देखा होगा कि बाईजूस के तो लग गए, पर क्यों लग गए? क्या आपने सोचा है कभी? सर एज अ कंपनी अगर आप देखोगे, आज लोग क्या कहते हैं कि बाईजूस की जर्नी फ्रॉम मून टू ग्राउंड, कहां से आपके मून से लेके जमीन तक आया। सर इसकी वैल्यूएशन एक बार देखो, पिछले 2 साल में, 2 साल पहले उसकी वैल्यूएशन थी 1.65 लाख करोड़, और 2 साल में क्या होगी? 1650 करोड़। मतलब सर ये जर्नी 2 साल में कैसे तय होती है? सर क्या मैं आपको एक बात बोलूं, दैट बाईजूस इज एन एडटेक कंपनी। क्या आप ये बात सह लोगे? क्या बोला मैंने? एडटेक कंपनी। एडटेक मतलब क्या? एडटेक मतलब क्या? एड मतलब एजुकेशन और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी से क्या करता है? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सर अगर आप एक एडटेक कंपनी हो तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? एड और टेक पे। अपना एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाओ, अपने टेक्नोलॉजी की क्वालिटी बढ़ाओ, नेचुरली तुम ग्रो करोगे। पर सर बाईजूस ने फोकस किधर किया पता है? सेल्स पे। उसने बैठाए भयंकर सारे सेल्समैन और सबको दे दिया अनरियलिस्टिक टारगेट। बोले तुम ग्राउंड लेवल पे घर जा जाके जो लगे साम दाम दंड भेद तुम करके क्या करो? लेक्चर्स बेचो। हमारा 11th और 12th स्टैंडर्ड सब के घर में होना चाहिए। सर इतना प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया कि जो वहां का एम्प्लॉइज का मोटिवेशन था ना, पूरा खत्म हो गया था। खाली प्रेशर आता था, इतना बेचोगे इतना कमाओगे, इतना बेचोगे इतना कमाओगे। सर जब इतना प्रेशराइज किया तो नेचुरली बहुत सारे एम्प्लॉइज अच्छे अच्छे बाईजूस को छोड़ के जाने लगे। उसके अलावा सर बाईजूस ने और भी ज्यादा चीजें करी, जैसे कि सबसे पहला, पिछले 12 साल से बाईजूस ने 1 साल भी प्रॉफिट नहीं दिखाया। आज तुम स्टार्टअप हो, आज तुम कुछ नया कर रहे हो, सही है, पर भाई प्रॉफिट तो होना चाहिए कंपनी में। कंपनी, सर कंपनी बनती क्यों है? या तो प्रॉफिट के लिए या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। पर तुम अगर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बन रहे हो, मतलब एनजीओ वगैरह टाइप का, तो अलग चीज है, पर प्रॉफिट के लिए बने हो, प्रॉफिट तो दिखाओ। सर पिछले साल बाईजूस का लॉस कितना था? गेस करो, करोड़ों में था, एक नंबर गेस करो। किसी ने कहा 7000। सर 8500 करोड़ का लॉस था। मतलब 1 साल में बाईजूस 8500 करोड़ खर्च कर रहे हैं कंपनी चलाने के लिए। कमा कुछ भी, ऐसे कंपनी चलती क्या? सर 1-2 साल तो भी चलती, शुरू में 1-2 साल चलता है, पर आप 12 साल से इस तरीके की चीजें करोगे तो कंपनी नहीं चलेगी। सर दूसरा, सर इन्होंने ऑडिटर से पंगा लिया। ऑडिटर कौन था बाईजूस का? डेलॉइट। सर डेलॉइट से पंगा लिया, क्या पता है? इन्होंने एक आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ था कि इन्होंने डेलॉइट को समझाने की कोशिश करी कि भैया गलत है पर तू साइन कर दे। क्या बोला उन्होंने? कि गलत है पर तू साइन कर दे। इतना धीरे से बोला कि डेलॉइट को सुनाई दिया। अच्छा रिजाइन कर दे। हाँ ठीक है, उसने रिजाइन कर दिया। डेलॉइट ने बोला मैं बाईजूस के इधर काम नहीं करेगा। सर जब ऑडिटर ने रिजाइन किया ना, कभी भी किसी कंपनी के लिए न्यूज आ जाए that the auditor of this company resigned, शेयर मार्केट तोड़ देता है उस कंपनी को। क्यों? क्योंकि सर सत्यम स्कैम हुआ था, उसके पहले बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिजाइन किए थे, और अभी कोई भी बड़ा फ्रॉड होता है, नीरव मोदी का 5 स्टार फ्रॉड हुआ था, उसके पहले ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया था। सर जब ऑडिटर रिजाइन करते हैं ना, इसका एक ही मतलब है कि या तो ऑडिटर को नहीं करना काम क्योंकि उसको बहुत सारे काम है, या फिर कंपनी में कोई फ्रॉड है। और जब यहां पे ऑडिटर ने रिजाइन किया तो सबकी नजर आ गई बाईजूस पे कि क्या चल रहा है, और फिर इनको समझ आया ये कंपनी अब उठ नहीं सकती। सर तीसरा इशू आपको पता है, 2 साल पहले आपने आईपीएल मैचेस वगैरह देखे होंगे, तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी में ओप्पो के जगह आ गया था बाईजूस। अरे मजाक होता है वो खरीदना? तुम्हारी इंडियन क्रिकेट टीम पूरी की पूरी ओप्पो के जगह क्या पहन के घूम रही है? बाईजूस का वो पे। तो जोश जोश में उसने खरीद तो लिया, पर जब पेमेंट की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए, बोले पैसे ये थोड़ी देने थे, हमारी बात हुई थी कि आप हमारा टी शर्ट पहनाओगे, हो गई बात, पैसे की कहां बात हुई थी। तो सर जब ये बात हुई तो बीसीसीआई ने ऐसा रगड़ा ना बाईजूस को कोर्ट में कि उसका जितना भी टॉप मैनेजमेंट था किधर बैठा रहता था? कचहरी में। बोले नहीं साहब हमने नहीं किया, पैसे दे दो, नहीं साहब हमारे पास नहीं है। सर जब आप अपनी कंपनी छोड़ के पूरा समय कोर्ट पे बिता रहे हो तो कंपनी कैसे चलेगी भाई? कंपनी तो डूबेगी ना। तो इसीलिए बाईजूस डिस्पाइट बीइंग अ कंपनी, व्हाट डिड इट हैपन? इट वेंट डाउन। So it is not necessary that if you are building a company or building a company, it has to grow. You have to run the company. तुमको क्या करना पड़ता है? कंपनी को चलाना पड़ता है। क्यों? Because company is an artificial person. सर आर्टिफिशियल की नेचुरल? नेचुरल ना। कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन, वी ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन। तो वैसे बैठे क्यों हो ना नेचुरल? ऐसे हिल नहीं,
पूछ नहीं सर, वी आर ऑल नेचुरल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, मतलब कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? उसका नहीं है। अरे तुमने नहीं पढ़ा क्या? अरे इट हैज नो ईयर्स टू लिसन, नो आईज टू। कहां से आए हो रे तुम लोग? भैया उसकी कान नहीं है सुनने के लिए, आंखें नहीं है देखने के लिए, मुंह नहीं है बोलने के लिए, दिमाग नहीं है सोचने के लिए, ये मेरा मतलब था। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन का ये मतलब है कि भैया वो दिमाग अपना नहीं लगा सकता, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? बैकएंड पे बहुत सारे लोग चाहिए जो कंपनी को क्या करते हैं? चलाते हैं। सर समझ गए तुम मेरी बात? समझ गए क्या? ये तुमको नेस्ले का वगैरह का ये सब नहीं दिखा रहा हूं मैं, तुमने बिल्स वगैरह का लिख लिया, उसके बाद तुमने ये सब की जरूरत नहीं है, बाकी सब लिख लिया। चलो सर, लेट्स गो टू द लास्ट 5-10 मिनट्स ऑफ दिस सेशन, ठीक है? I want your basics to be very clear so that from tomorrow onwards अगर मैं बोलूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुमको ऐसा अब्बा जब्बा डब्बा सुनाई ना दे। सर मेरे को बताओ, कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। अभी जो सेशन हम लोग करने वाले दैट इज नो योर कंपनी। केवाईसी सुना है ना आपने? क्या फुल फॉर्म होता है केवाईसी का? नो योर कंपनी, नो योर कस्टमर। इधर अलग है, इधर नो योर कंपनी। सर एक कंपनी चलाने के लिए ना, आओ सबसे प्यारी कंपनी कौन सी है इंडिया की बताओ? टाटा प्यारी है। और सबसे अच्छी मतलब मार्केट कैप में सबसे अच्छी अडानी, पर हम देखेंगे रिलायंस। क्यों? एक ही कारण है भाई, बता दूं? एक ही कारण बता दूं तुमको? ब्लर में बताऊं? तुमको जो भी दिख रहा है, मैं दिखाने का मतलब था आर्ट। ये एक पेंटिंग है। मेरे को पता है तुम बहुत देर से तुम्हारा मन कर रहा है अब एचडी आएगा, अब एचडी आएगा, लोड हो रहा है, अब क्लीन होगा, अब अच्छे। भैया ये आर्ट है, ये पेंट है, और मेरा पेंट में इंटरेस्ट है करके मेरा रिलायंस में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं तुमको क्या लगा? एक ही जगह है जहां तुमको नहीं देखना चाहिए भाई। अगर तुमको भारत में रहना है, तुम्हारे घर की वाईफाई से लेके बिजली से लेकर के पानी तक किसका आता? इनके पति परमेश्वर जी का। तो इधर नजर डालने का नहीं। अब सर मेरे को बताओ, ये है आपकी रिलायंस। रिलायंस इन इटसेल्फ is my favorite company. Why? सर रिलायंस का एक बार रेवेन्यू गेस करो एक साल का। हाँ आप गेस कर, ऐसा करके देखेगा तो दिख जाएगा ना। सर रिलायंस का एक साल का रेवेन्यू गेस करो। 9,74,864। हाँ सर इतना क्या होता है? इतना तो मेरे घर में आ जाता है सैलरी। ये करोड़ में है राजा। यहां पे ये लोग बहुत ज्यादा, इन लोगों को ज्यादा इज्जत इनको बताना नहीं पड़ता, छुपा के लिखा इन्होंने कि रुपीज इन करोड़। पर कितना सर, अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 तो ये 9 लाख करोड़ की कंपनी है भाई। 10 लाख बोल लो भाई, इतने बड़े फिगर में राउंड ऑफ में 10 लाख हो ही जाता है। 10 लाख करोड़ की कंपनी है। हमारे पास 10 लाख रुपए। जब आर्टिकलशिप तुम 18 साल तक करोगे तो उसके बाद 10 लाख उधार लेने के बाद तुम्हारे पास 10 लाख बचेंगे। आर्टिकलशिप में कुछ नहीं बचते भाई। 18 साल कर लो, 20 लाख का 20 साल कर लो, तो तुमको 10 लाख उधार लेने के बाद बचेंगे। अब ये क्या 10 लाख करोड़? सर ये तो टर्नओवर है, प्रॉफिट। इसी के बाजू में देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के बाद इनके पास 73,000 करोड़ का प्रॉफिट बचता है। सर ये एक साल का है, ठीक है? ये तो अब तुमको समझ आया उनका बड़ा बेटा क्यों मोटा है? वो खाएगा, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो स्विगी पूरा खा जाएगा, तुम्हारा क्या जा रहा है? पैसे देख रहे हो तुम? ये एक साल का कंपनी पैसा कमा रही है, तो क्यों ना भाई। मेरे घर में अगर मेरी रिलायंस की कंपनी होती, मैं कसम 12-12 घंटे सोता और उसके बाद उठ के 8 घंटा खाता। अपने को मेहनत करने का शौक नहीं है भाई, मजबूरी है अपनी, ठीक है? तुमको पैशन ठीक है पर मजबूरी भी है। तो सर ये अगर इतनी बड़ी कंपनी होती तो मैं तो सीधा 3 जनरेशन बाद देखता, हाँ कोई है क्या, हाँ पैसे बचे सिर्फ, ठीक है आगे बढ़ लो। सर ये क्या हो गए? 70,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। कौन? मुक्कू भाई, अपने मुक्कू भाई, ठीक है सर। ये फोटो बहुत वायरल हुआ था। ये फोटो बहुत वायरल हुआ था जब आईपीएल के मैच के बाद ऐसे हरभजन सिंह ने ऐसे नीता अंबानी को उठा लिया था, तो उसके बाजू में ये फोटो बहुत वायरल हुआ था। तब से ये अपने इसमें भी यूज कर रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में। पर मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूं सर। चलो जी स्टूडेंट्स, अब इनसे मिलो जी, घर के मुखिया ससुर जी। कोई ससुर नहीं है भाई। सुनो सर, ये क्या है? ये आपकी लीडरशिप है। ये लीडरशिप मतलब यहां पे देखोगे आप 1 2 ऐसे करके कुछ 14 लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं? कंपनी को चलाते हैं। सर ये लोगों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
सर क्या आप मेरे को बता सकते हो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर में फर्क क्या होते हैं? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, सर सबसे पहले बताओ शेयर होल्डर कौन होते हैं? सर शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं। वाह सर, क्या समझाए, यही समझने के लिए तो हमने क्लास लगाई। शेयर होल्डर मतलब क्या? जो शेयर्स होल्ड करते हैं। और डायरेक्टर मतलब क्या? जो डायरेक्ट करते हैं, बस। अरे ओ, शेयर होल्डर मतलब क्या सर? जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब सर आप अगर आज रिलायंस में 2500 रुपए डालोगे तो आप भी रिलायंस के क्या बन सकते हो? शेयर होल्डर बन सकते हो। सर शेयर होल्डर मतलब क्या? मैं हिंदी में बोलूं, मालिक। मालिक सर तुम्हारे पास 1 शेयर हो, 1 करोड़ शेयर हो, तुम क्या रिलायंस के मालिक? हम क्यों इतने ठाट बाट में घूमते? 2 शेयर है मेरे पास, किसी को बताना मत, मैं रिलायंस का मालिक, चलता फिरता। अब सर ये तो हो गए शेयर होल्डर, पर इनको ये जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, ये शेयर होल्डर्स नहीं चलाते। चलाने के लिए इन्होंने एक लोग को अपॉइंट किया जिसका नाम है डायरेक्टर्स। क्या आप मेरे को बता सकते हो डायरेक्टर्स कौन होते हैं और क्यों होते हैं? सबसे पहले तो मेरे को बताओ डायरेक्टर्स काम क्या करते हैं? सर मैडम क्या करते हैं डायरेक्टर्स? डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी, कंपनी को मैनेज करते हैं। मेरे को एक बात बताओ सर, शेयर होल्डर खुद क्यों नहीं मैनेज कर लेते? आज डायरेक्टर्स की जरूरत क्या है? मेरे को एक बात बताओ, मालिक से ज्यादा अच्छा कोई अपना काम कर सकता है क्या? क्या स्टाफ तुम्हारा वैसा काम करता है क्या जैसा मालिक कर सकता है? नहीं। पर यहां पे क्यों इन्होंने मालिक को अलग कर दिया और डायरेक्टर्स को बोला तू कंपनी चला? क्योंकि सर फर्क बस इतना है, ये रिलायंस में शेयर होल्डर्स थोड़े कम हैं। 36 लाख शेयर होल्डर्स हैं इनके। अगर 36 लाख लोग मिलकर कंपनी चलाने लग गए ना तो फिर चल रखी है कंपनी। सर 36 लाख लोग जो है, एक तो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरा भाई हर शेयर होल्डर एजुकेटेड थोड़ी होते हैं। हर शेयर होल्डर जो है वो पोटेंशियल थोड़ी होता है उसका कंपनी चलाने का। हर कोई कंपनी थोड़ी चला सकता है। तो हमने बोला शेयर होल्डर नहीं चला सकता, तो कंपनी चलाने के लिए हमको कुछ ऐसे 10 से 15 दिग्गज लोग चाहिए जो कंपनी को चला सके। तो हमने क्या बनाया? डायरेक्टर्स बनाया। अब देखो सर इसके डायरेक्टर में कितने लोग हैं? 2-2 करके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 थे, कम हो गया इस बार, पर कितने सर? 13। पहले मुकेश अंबानी जी, दूसरे ओरिजिनल है क्या फोटो? तेरे को बड़ा पता है नहीं है सर, तू बड़ा करीब से देखा? हाँ हमारे तो घर आते रहती है, कल ही आई थी लंच पे। नहीं सर ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल है भाई। कौन है ये? नीता अंबानी। सर ये दोनों हो गए। उसके बाद आप देखो डायरेक्टर्स अलग अलग हैं। हिज एक्सीलेंसी यसीर ओथमान HL इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है भाई। देखो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मतलब लेजिट तुमको नाम से भी समझ आ रहा होगा, इसका कोई कंपनी से लेना देना नहीं है। सर इसका कहीं तो भी सऊदी अरेबिया में कुआं होगा तेल का, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ से। ये क्या है, सिर्फ कंपनी में बैठा है कि कल को कोई भी कलेश हो तो मेरे को पहले बाहर जाके चुगली करनी है। मैं जाऊंगा बाहर जाके चुगली करके बता दूंगा कंपनी में कलेश हो रहा है, लाइमलाइट पूरा न्यूज में। बेचारा अच्छा इसका नाम भी पूरा नहीं आएगा न्यूज में। सोचो मनी कंट्रोल के टाइटल में आया कि इसने आके कोई न्यूज रिवील किया, वो तो इन शॉर्ट्स का तो सोचो भाई। 60 में तो उनको न्यूज खत्म करना होता है, 8 तो यहां पे नाम के लग गए। तो वो इसीलिए बोलते हैं हिज एक्सीलेंसी। ठीक है, बोले हिज एक्सीलेंसी, जो बड़े लोग हैं उन लोगों का न्यूज आएगा। पर सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मतलब इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। पर मुकेश अंबानी के नाम के नीचे क्या लिखा है सर? मैं आपसे एक बात बता दूं भैया, तुमको लग रहा होगा ये सब मस्ती मजाक है, कुछ नहीं। कल को जब आओगे ना क्लास में तो मैं तुम्हारे नोट्स खुलवाऊंगा और मैं तुमको बोलूंगा लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 51 की मैनेजरियल पर्सन इट इंक्लूड्स मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, CFO एंड होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तुम बोलोगे क्या है सर ये सब? अभी वही बता रहा हूं। तो हम लोग इसको पूरा का पूरा कल रिलेट कर देंगे अपने लॉ से। अभी सारी चीजें बस हल्के में समझ लो। सर क्या कहा मैंने? ये जो है मुकेश अंबानी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर तुमको पता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जनरली 2 अलग अलग कुर्सी है। सर ये चेयरमैन की कुर्सी और ये मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी। अब कायदे से दोनों में अलग अलग जन को बैठना चाहिए, अनलेस तुम अनंत अंबानी हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। पर अनंत ओल्ड वाला अनंत था कि आकाश था? आकाश था क्या? मैं तो क्या, सुनो मेरी बात। सर मैंने क्या कहा, प्लीज मेरी बात सुनना। सर अनंत अंबानी हो या आकाश अंबानी हो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर हमने पहले बोला था कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी अलग अलग है, 2 अलग अलग लोग को बैठना चाहिए। मुकेश अंबानी और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो क्या करते थे, दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और चेयरमैन भी थे। अब सर एक दिन लॉ आया, 2014 की बात है, कि अब से हर लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन अलग, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग। अंबानी जी का लेटर गया MCA को, बोले मेरे कंपनी में मैं चेयरमैन रहूंगा, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहूंगा।
तो उसने फिर अगले 6 महीने बाद अमेंडमेंट आया। अब से लिस्टेड कंपनी एक्सेप्ट इतने बड़े लिस्टेड कंपनी को छोड़ के बाकी सारे लिस्टेड कंपनी में एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। तुमको लग रहा है तुम मोदी जी के राज में रह रहे हो, तुम मोदी के राज में नहीं, अंबानी जी के राज में रह रहे हो। सर ये लॉ मेकर है, निर्मला सीतारमन जी का तो बस नाम है, काम इनका है। तुमको पता है टैक्स बनाने वाले कौन है? ये भाई साहब है, मानो या नहीं मानो। क्यों सर? सर कंपनी 70-70 हजार करोड़ का प्रॉफिट कर रही है ना। आज से 20 साल पहले कंपनी 5-6 हजार करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। टैक्स रेट कितना होता है? 30%। तो 5,000 करोड़ के पीछे कितना टैक्स जाना चाहिए? 1500 करोड़। 15 करोड़ नहीं देते थे टैक्स में, इतने सारे लूपहोल्स निकालते थे कि ये लोग लूपहोल निकाले जा रहे हैं, उसको भरने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाया जा रहा है। फिर लूपहोल निकाला, लॉ बना। पहले इतनी सी हुई करती थी किताब, ये देखो इतनी सी, अब देखो टैक्स की किताब। क्यों भाई साहब हमारे? तो सर हम जबरदस्ती बाकी लोगों को बदनाम करते हैं। पर सर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके बाजू में मैडम के एक शब्द लिखा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है सर, थोड़ा और नीचे देखते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। अबे काम करने वाले लोग देखने वाले ज्यादा हैं। हाँ सर ये देखो निखिल आर मेसवानी, यहां क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव। सर नीता अंबानी के बाजू में क्या लिखा है? नॉन एग्जीक्यूटिव। सर तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में फर्क क्या है? सर जो मालिक की बीवी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव, जो नहीं है वो बाकी एग्जीक्यूटिव। अरे लॉ बनाओ मत, जो है वो समझो। मेरे को बताओ एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का फर्क क्या होता है? सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब, जैसे मैं तुमको शुरू से समझा रहा हूं, शेयर होल्डर मतलब जो शेयर होल्ड करते हैं, वैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो एग्जीक्यूट करता है। सर आपको पता है ना कंपनी में काम होता है, तो कंपनी में काम करने के लिए ना 2 तरह के लोग होते हैं। जब आप डायरेक्टर्स की बात करो ना, तो डायरेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुम जब मेरे को लिखते हुए देख रहे हो ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि तुम कितने प्यारे हो यार। मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं और तुम इतने आराम से आके मेरे को देख रहे हो कि सर कितना अच्छा पढ़ रहे हो सर आप। हम अपना कीमती समय निकाल के आपको देखने आए हैं, पढ़ाई थोड़ी करने आए हैं। ऐसे नहीं लिख लो, बोले जब बोलेगा तब लिखेंगे, अभी डेमो है, फीस भी नहीं भरी है, जब बोलेगा तब देखेंगे। भैया एक एग्जीक्यूटिव है, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव है। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब तो बोलने के बाद भी ना आखिरी तक किसी को समझ नहीं आता, ताना पड़ रहा है। अच्छा लिखना है, सीधा बोलो ना सर, लिखना है। सर क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन आता है पता है? आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो आपके होल टाइम डायरेक्टर होते हैं ये आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। सर ये लोगों का काम क्या है पता है? ये लोग कंपनी में लेजिट आके काम करते हैं। सर मैनेजिंग डायरेक्टर ये रोज कंपनी में आता है, देखता है कंपनी में क्या चल रहा है, बिक्री कैसा है, कमाई कैसी है, क्या है, रोज रोज क्या करता है, मैनेज करता है, काम को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो रोज रोज के काम में इंटरफियर नहीं करते, वो जाके ये नहीं बताते इस साल बोनस कितना देंगे, इस साल क्या करेंगे, कुछ नहीं। उनका काम है सिर्फ बैठ के देखना। जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम नहीं करता है। सर मेरी बात समझे क्या आप? इसके नीचे एक लाइन लिखो, पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप ब्रैकेट में डाल दो आईडी, ठीक है, लिखो लास्ट में एक लाइन, ऑल आईडीज आर एनईडीज। एनईडीज मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो ऊपर लिखा है एनईडी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बट आगे का सेंटेंस बनाओ सर, वो अक्षय कुमार वाला करो। ऑल एनईडीज आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑल एनईडीज आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में लिख लिया आपने। सर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में और भी लोग आते हैं, जैसे कि इसी के नीचे लिख लो नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर सर क्या होता है? नॉमिनी डायरेक्टर वगैरह वो छोड़ दो, पर अभी के लिए ये समझो कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम की कोई चीज होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव कुछ होता है, एग्जीक्यूटिव कुछ होता है। सर आज अगर कोई पूछे आपको एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, मतलब जो एग्जीक्यूट करता है, जो मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं सुनो,
जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में, कौन से अफेयर्स में, वो वाला नहीं, कंपनी के अफेयर्स। कंपनी का अफेयर, मैं बोला था ना कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसका नहीं है दिल अफेयर करने के लिए, ठीक है। तो सर कंपनी के अफेयर्स का यानी कि क्या, डे टू डे अफेयर्स, जो रोज का काम है, उसमें इंटरफियर करने वाला कौन, एग्जीक्यूटिव, और नहीं करने वाला कौन, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो अगर आप देखोगे सर, नीता अंबानी काम करेगी ये, अभी इनको जरूरत है क्या? अभी मैंने बोला ना इतना पैसा होता तो क्या करते, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब मैं काम करूंगी नहीं, मैं करवाऊंगी। कौन करेगा सर काम? ये देखो निखिल आर मेशवानी, सर ये कौन, हीतल आर मेशवानी, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों मिलके कंपनी चलाते हैं, निखिल और हीतल मेशवानी। और सर उसके अलावा देखो ये भी श्री पीएमएस प्रसाद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर अब आप समझो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब काम करने वाले लोग। सर एक लॉजिकली सोच के बताओ, सैलरी किसकी ज्यादा होगी, एग्जीक्यूटिव की नॉन एग्जीक्यूटिव? आपने कहा नॉन एग्जीक्यूटिव, क्यों? नीता अंबानी को देख के कहा ना। भाई कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, टू फील मत ले कि अंबानी जी की कंपनी है तो नीता अंबानी को तू मत ले फील। तू ये बता कि कंपनी नीता अंबानी को ज्यादा क्यों देगी? काम कौन करके दे रहा है ज्यादा? हाँ सर काम एग्जीक्यूटिव करके दे रहा है, तो सबसे ज्यादा सैलरी एग्जीक्यूटिव को मिलती है। फर्क कितना होता है पता है? अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 80 मिल रहे तो नॉन एग्जीक्यूटिव को 8 मिलेंगे। इतना फर्क। 80 क्या सर, 1000? माना तुम फाउंडेशन पढ़ के आए हो, लेकिन मैं तुमको लाख का करोड़ करवा भी लेता, पर 1000 का करोड़ मैं करवा भी नहीं पा रहा हूं भाई। पर 80 करोड़ अगर किसको, कितने जन्म का सर, 1 साल का, 1 साल का। सही में निखिल मेशवानी को 80 करोड़ मिलते हैं, हीतल मेशवानी को 70 करोड़ मिलते हैं। तो अगर इनको 80 और 70 करोड़ मिलते हैं तो सामने नॉन एग्जीक्यूटिव को 2 या 5 करोड़ ही मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि बैठे रहो, तुम दिन का काम तो नहीं कर रहे हो, तो तुमको बैठने के इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। अरे समझे क्या? यस सर। अब तुमको पता है बाय द वे, ये तो जो था ना ये रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का था। इस साल नीता अंबानी हट गई है, बदले में 3 कैंडिडेट आए हैं, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी। वो तीनों को कंपनी के, नेचुरल सी बात है ना, मेरे पापा का बिजनेस मैं संभालूंगा ना। हाँ तुम कितना भी सेपरेट लीगल एंटिटी कर लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, मेरे पापा का बिजनेस मैं ही संभालूंगा। तो सर 3 लोग कौन आ गए? ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। अब वो बोर्ड के हिस्से हो गए, मतलब अब उनको भी क्या जाएगा, घर बैठे बैठे सैलरी। मतलब स्विगी में अभी कूपन की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, समझ गए। अब ये क्या हो गया, ये आप लोगों का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव। तुमने वो चार्ट बना लिया, स्प्लिट बना लिया, ठीक है सर। सर क्या आप समझ गए, अपने पास 5 मिनट है, बस हो गया। सर क्या आप समझ गए डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर्स इज समवन हु रन्स द कंपनी। सर आपको पता है डायरेक्टर को एक नंबर मिलता है जिसको हम कहते हैं डिल, जिसको हम कहते हैं डिल। डिन बोल रहा हूं, देखो क्या सुनाई दे रहा है, डिन। डिन का फुल फॉर्म क्या है सर? ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सब आपको कहीं लिखी हुई बुक में नहीं मिलेगी इंटर की, ये सब जनरल नॉलेज है। डिन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नीचे नोट में लिखो, अपने डायरेक्टर के नीचे लिखो, डिन इज इक्वल टू डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर इस संडे को हॉलीडे है कि नहीं? इस संडे को हॉलीडे है भाई। जब भी तू पूछेगा संडे का, मैं इस संडे का ही बता पाऊंगा, देखो ज्यादा लंबा नहीं बता पाऊंगा। तुमको मैं 3 वादे करूंगा, पहले 3 वादे करूंगा और दूसरी तरफ 3 वादे करूंगा। एक तरफ का 3 वादा सच होगा, एक तरफ का 3 वादा झूठ होगा। तुम मेरे को बताना कौन सा सच कौन सा झूठ। पहला 3, हम लोग क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। रुक तो जाओ, तीनों लाइन से, या ये तीनों सही ये तीनों गलत। पहले इधर का 3 बोले, हम लोग क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। दूसरा, मैं पूरी साम दाम दंड भेद लगा दूंगा आपको 70+ दिलाने में लॉ में। तीसरा, सच बोलना है, ठीक है? तो तीसरा, आप लोगों का क्लास एकदम टाइम पे शुरू होगा, ठीक है? एकदम टाइम पे मतलब .11:15, unless the other teacher leaves late, your class will start absolutely on time, because I believe discipline is the key to success. If you are not disciplined, you will never achieve anything. So we show discipline, we expect the same from you.
तीन चीजें मैंने कही, दूसरी तरफ तीन चीजें। पहला, तुम्हारा संडे को क्लास कभी भी नहीं रहेगा। दूसरा, तुम्हारा रोज शाम को 5:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगा। तीसरा, तुम्हारा रोज, मेरे लॉ के टाइमिंग है 1:45, तो तुम्हारा रोज 1:45 को क्लास जो है एकदम टाइम पे, बिकॉज डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, तो 1:45 को एकदम हम छुट्टी दे देंगे। सर इसमें से कोई तीन चीजें, जो पहली वाली या तो सच है या गलत है, और दूसरी वाली या तो सच है या गलत है, क्या लगता है? क्या लगता है? मतलब सर संडे को छुट्टी नहीं? यार ऐसा नहीं है, तुमको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा है। क्या झूठ बोले? है भाई, है। तुम लोगों को संडे को पढ़ना पड़ेगा बाद में, बहुत बाद में, पहले के 1-1.5 महीने जो है आप लोगों को संडे को नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब सर मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा था डिन का। सर डिन क्या होता है? जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड मतलब क्या? आधार कार्ड है, इसका मतलब ये क्या होता है? जाके चावल ले सकते हैं फ्री में। भाई आधार कार्ड का मतलब तुम इंडिया में रहते हो, तुम्हारा इंडिया में रहने का क्या हो जाता है? आधार कार्ड हो जाता है। वैसे ही आप अगर कहीं डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, तो आपके पास डिन होना जरूरी है। सर आपको पता है डिन का कॉन्सेप्ट पहले बहुत ज्यादा नहीं था। इन्होंने जब कंपनीज एक्ट लाया ना नया वाला, तब इन्होंने डिन को प्रमोट करना शुरू किया। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहला डिन किसको मिला था? जब इन्होंने डिन का कॉन्सेप्ट लाया था, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ ऑनर, इन्होंने सबसे पहला जो डिन नंबर था 0001, वो नंबर इन्होंने दिया था रतन टाटा जी को, और उसके बाद इन्होंने एक एक करके डिन देना शुरू किया। मतलब अगर आप मुकेश अंबानी का नंबर निकालोगे 3 लाख में तो भी कहीं आता है, 3 लाख 3.5 लाख का उसका नंबर है डिन नंबर। पर सर डिन नंबर जो है ना, ये आपका ऑफिशियल नंबर है। एज अ डायरेक्टर आपके पास डिन नंबर होना जरूरी है। अब सर आप समझ गए डिन क्या होते हैं? क्या आप समझ गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? एक एक इंसान को डायरेक्टर बोलते हैं, सबको मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। शॉर्टकट क्या डालूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? बीओडी। सर आप क्या मेरे को अगले 2 वर्ड के बीच में फर्क बता सकते हो? एक होते हैं आपके शेयर होल्डर्स, एक होते हैं आपके मेंबर्स। मैं बोल सकता हूं मैं रिलायंस का शेयर होल्डर भी हूं, और मैं बोल सकता हूं मैं रिलायंस का मेंबर भी हूं। क्या लगता है आपको? सर दोनों में फर्क क्या है? शेयर होल्डर और मेंबर। एक आंसर यह भी है कि सर कोई फर्क ही नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। अब्बा जब्बा तुमको सुनाई देता ना मैं क्या बोलता? हाँ ऐसे ऐसे है? क्या है भाई तुम्हारा शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क क्या होता है? तुम इतने समय से सुनते आ रहे हो, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है मेंबर। फर्क क्या होता है? सर आपने फाउंडेशन में, डायरेक्ट एंट्री वाले घबराना नहीं, पर सुन लो, क्या आपने फाउंडेशन में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट सुना है? क्या आपने सुना है? यस सर। सर अनलिमिटेड कंपनी में ना, अनलिमिटेड कंपनी में ना शेयर कैपिटल, ऐसा हो सकता है कि अनलिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। सर अगर अनलिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, मान लो मैंने, अजय ने, देवगन ने, मैं अजय देवगन, हम 3 अलग अलग लोग हैं। सर हम तीनों ने मिलकर के क्या बनाया? एक अनलिमिटेड कंपनी बनाया। जाऊं क्या? क्या हुआ? रुक तो जा, एक से खत्म, थोड़ा सा भगा देते हैं भाई, टाइम हो गया तुम्हारा, जाओ, नहीं तो फिर तुम और 1 घंटे का मांग लोगे। हमको घंटे का नहीं मिलता, बताना मत किसी को। क्या कहा मैंने? सर सुनो, तुमको क्या लगा बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया मैंने? ये पूरा जान मुझ के बोला है मैंने, झूठ था ये, किसी को मत बताना। सुनो सर क्या कहा मैंने, प्लीज मेरी बात सुनना। सर एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स जो है और मेंबर्स में फर्क क्या है? मैं बोल रहा था अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि अनलिमिटेड कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। अगर सर मैंने, अजय ने और देवगन ने एक कंपनी बनाई जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, सर आप शेयर होल्डर कब बनते हो? जब आप पैसा देके शेयर्स खरीदते हो, पर उस कंपनी में तो शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता। पर सर कंपनी है, एमओए तो बनेगा। क्या बनेगा? एमओए मतलब डायरेक्ट एंट्री वाले घबराना नहीं, पहला 10 दिन हमारा फाउंडेशन का ही बेसिक चलेगा, सब बताऊंगा। एमओए क्या होता है, सहलो अभी थोड़ा सा। क्या कहा मैंने? पहले एमओए बनेगा। सर एमओए में सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स मतलब जो एमओए को साइन करते हैं। सर वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, सर वो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं? मेंबर्स। तो मैं एक अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल का मेंबर बन गया, पर शेयर होल्डर नहीं बना। तो जनरली स्पीकिंग हर कंपनी में शेयर होल्डर ही मेंबर होता है, पर जिस कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है उस कंपनी में सिर्फ मेंबर होता है, शेयर होल्डर नहीं होता है। अरे समझे क्या? यस सर। सर हमारा एक बहुत इतना सुन के ना एक दिल से सवाल आया
क्या हम आपकी क्लास में तभी बैठे जब आपका फाउंडेशन का हमारा ढंग से पढ़ा हुआ हो? अगर फाउंडेशन का कुछ भी नहीं आता तो चलता क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि सर सिर्फ मेरे को नहीं, आईसीआई को भी पता है कि बीसीआर वाज द वे। मेरे को नहीं, आईसीआई को बरोबर उसने तुम्हारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बराबर इन्होंने तुम्हारे सिलेबस में डाला और एग्जाम में पूछते भी है। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा फाउंडेशन का जो सिलेबस था ना, वो आपका अगले 6 से 7 दिन का इंटर का सेशन बनने वाला है। अब सर मेरी बात सुनो, खत्म हो गई क्लास आपकी, सुन लो। कल की क्लास में, हेलो, कल की क्लास में 5 मिनट लूंगा, बैठे रहो। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ऑफिशियल टाइमिंग फॉर लॉ एवरीवेयर इज 1:45। आज हमारा 1:30 तक रहेगा, पर ऑफिशियल टाइमिंग इज 1:45। कुछ बातें सुन लो सर। सबसे पहली चीज तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ना एक बहुत प्यारा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है, ये मंथली इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। ये बताता है इंडिया में कितने कंपनीज एक्टिव हैं, कितने स्मॉल कंपनी, कितने 1% कंपनी, कितने फॉरेन कंपनी, कितने लिस्टेड, कितने अनलिस्टेड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है। कल हम इस रिपोर्ट से शुरू करेंगे और इस रिपोर्ट के साथ साथ हम पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे इसमें लिखा है प्राइवेट कंपनीज इतने, तो हम प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ना लिखना वो सब शुरू करके कल हम अपना प्रॉपर कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कल नोट्स लाना है और वो नोट्स लाना है जो आप अपना फेयर नोट्स बनाने वाले हो आखिरी समय तक के लिए। जो बच्चे डेमो देखने आए थे, देखो मैं अपना काम कर लूंगा। तुम जब आज डेमो देखने आए हो, आप लोगों ने एक सवाल अपने आप से पूछना है, क्या तुम अपना काम करने के लिए रेडी हो? क्योंकि द क्लासेस फॉर कंपनीज एक्ट एंड द होल क्लासेस आर गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंपॉर्टेंटली सर, मैं कल ये डेमो का नाच नहीं खेलने वाला। कल की क्लास में हम लोग एक्चुअल में वो कंटेंट पढ़ना शुरू करेंगे जो, क्योंकि मेरे लिए बॉस कोर्स टाइम पे शुरू करके कोर्स को टाइम पे खत्म करना और उसके साथ साथ जितना हम मैक्सिमम टाइम दे सके टेस्ट को, रिवीजन को, वो करना जरूरी है। अभी शुरू के 7 से 8 दिन आप लोगों को कोई रिवीजन ऑडियो नहीं मिलेगा। अगले 3 दिन तक आपको कोई होमवर्क भी नहीं मिलेगा, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स भी आप सेटल कर रहे हो। धीरे धीरे सेटल हो जाओ। 3 दिन तक कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, चौथे दिन से आपका होमवर्क भी शुरू हो जाएगा। सर क्या हम लोग क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे? जी हाँ, हम लोग क्लास में भी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, वी विल टेक योर मॉक टेस्ट एंड दैट मॉक टेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेक्ड। बिकॉज आपने लिख लिया ना, तो उसके बाद एक बार आपको अगर कोई बता दे कि भैया देख ये चीजें सुधारनी है, तुम डबल इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने अगले मॉक टेस्ट में। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बट एज आई टोल्ड यू, आपके लॉ का डर खत्म करने की मैं हिम्मत रखता हूं, बट मेरे को तुम्हारा साथ लगेगा। अगर तुम ये सोचोगे मैं तो रिजिड रहूंगा, सर ही मेरे को पास करा के देंगे, नहीं राजा, फिर सर एग्जाम ओरिएंटेड देते हैं, ठीक है, बैच, पर अपने को वो नहीं चाहिए। तुम लोगों ने पॉजिटिव रहना है कि सर हम फाउंडेशन में उखाड़ सकते हैं, 70 आ सकता है क्या? डेफिनेटली आ सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये इंटर के हर सब्जेक्ट के लिए सच है, तुमको बस देना पड़ेगा अपना समय और अपना हार्डवर्क, ठीक है, समझे? बहुत सारे आगे डिस्कशंस होंगे तुम्हारे बीकॉम को लेके, बोथ ग्रुप को लेके सारे डिस्कशंस होंगे। सारी चीजें आज नहीं सीख सकते, आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। एक बार जोर से बोलोगे, एकदम जैसे ऑनलाइन वालों को सुनाई देना चाहिए, कैसा लगा आज का क्लास तुमको? इतना लंबा नहीं, एक वर्ड में बोलते हैं, अच्छा बोलना, ठीक है, जोर से, ठीक है। कैसा लगा क्लास तुमको? अच्छा। हाँ, ये तुमने सिंक में बोला, ठीक है। जय सर आ रखे, मत छोड़ो, मैं, अरे रुक जाओ, बुलाओ जय सर को। चलो गाइस, एक बार आप जय सर से मिलके जाइए। आप लोगों का डेमो जो होने वाला है उसके लिए भूख लग गई? आदत डाल लो क्योंकि भैया तुम प्रेस्टीज पॉइंट में नए आए हो, ये सारी चीजों की तुमको आदत पड़ जाएगी। ऑनलाइन वाले बच्चों, टुमारो द सेशन विल स्टार्ट शार्प एट 11:15 subject to the previous class of course, and the session will go until 1:45. So make sure that you keep your mind open. और आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा ना कि इतने घंटे कैसे पढ़ेंगे? आगे सर, इतने घंटे कैसे पढ़ेंगे? 8 घंटे। फाउंडेशन में तो 8 घंटे हमने टोटल पढ़ा होगा एक हफ्ते में, फिर कैसे होगा? सर ये सब तुम हम पे छोड़ दो। शुरू में 7 दिन से 8 दिन आपको वो रिजिडिटी आएगी कि नहीं हो पा रहा है, पर बाद में तुम लोगों को इस दर्द की ये सेशंस की तुमको आदत हो जाएगी, ठीक है, समझे? हाँ तू कर ले, बात कर ले तू पहले। तुम दोनों हाथ पकड़े हुए हो क्या? एक सेकंड, 2 लड़के हैं, छोड़, मैं नहीं देख रहा, तुम संभालो भाई, क्या चल रहा है? एक जगह से आए हुए 2 लोग को एडमिशन नहीं देना का, ऐसा करने का?
दोनों को अलग अलग क्लास में करो। भाई तुम लोग को मैं बता दूं प्लीज, यहाँ पूरा कैमरा है, तुम सोचोगे उस कोने में जाके फर्स्ट ये बुक माई शो से टिकट करके नहीं आए हो तुम कि भाई जल्दी देखो कॉर्नर सीट, और बुक माई शो में भी जाते हो तो तुम ऐसा थिएटर ढूंढते हो जो खाली हो। मैं एक्सपीरियंस से नहीं, मैं नॉलेज से बता रहा हूँ। नॉट एवरीथिंग इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस, सम थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ नॉलेज। तो ऐसा थिएटर ढूंढो जहां पे खाली हो, मतलब कोई ऐसा जहां पे क्लास खाली हो, वहां पे कोई देखने वाला नहीं, वहां पे। तो यहाँ पर ऐसा सोचोगे सर उस कॉर्नर में जाके बैठ जाऊंगा, मेरे को यहाँ से सब दिखता, बस तुम लोग से रिक्वेस्ट है हाथ ऊपर करके रखो, बेंच के नीचे का नहीं दिखता, प्लीज हाथ ऊपर करके रखो, कीप योर हैंड्स वेयर आई कैन सी देम, ठीक है। चलो गाइस, once with huge round of applause, let's invite Jay Chawla sir, your faculty for advanced accounts. सर का एक नारा है, बोलो एडवांस्ड अकाउंट्स की। थैंक यू। यू वेलकम सर, पैसे दे देना। अभी मैं कुछ तो सुन रहा था कि वो घंटे के हिसाब से समथिंग कुछ चल रहा था। गए, वो भी गए अब। अच्छा एक सेकेंड सर, आज मैंने तुमको एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। पहले क्लास में ही टेस्ट करेगा मेरे को। नहीं सर, ही इज द वी स्मार्ट इज अ कंपनी, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एंड मैंने तुमको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी भी बताई थी कितनी। नहीं अंदर की बातें, अभी अंदर की बातें 10 क्लासेस तक मालूम पड़ जाएंगी। पहली क्लास में क्या है, अभी बहुत ज्यादा बताया गया है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी टाइप मालूम पड़ेंगे अभी तुम्हें, तो मैं किस टाइप में आता हूं भी मालूम पड़ेगा अभी तुम्हें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनपेड। चलो बोलो सर। सो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून गाइस। ये साले थकेले लोग। ऑल राइट, सो माई सेल्फ CA जय चावला, फैकल्टी फॉर एडवांस्ड अकाउंट्स। सर कुछ नया बताओ, है ना? नाम में ही एडवांस्ड है सर। हमारा एडवांस्ड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है हमारा सब्जेक्ट। सो आई बिलीव कि आपकी अभी तक की क्लासेस बहुत अच्छी जा रही होंगी। आप में से हम सुबह भी आए थे, पर आप में से कितने ऐसे बच्चे थे जो सुबह की क्लास में नहीं थे? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स। जो सुबह की क्लास में नहीं थे, टेक्स्ट की क्लास में नहीं थे। ऑल राइट, ओके। सो मेरा मानना है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जो बच्चे टेक्स्ट में होंगे और लॉ में कॉमन होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। जो उन्होंने लॉ में थे वो बहुत अच्छे से उन्होंने एंजॉय किया होगा। फर्स्ट डे है आपका। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जल्दबाजी में मत रहना। 1-2 दिन या 3-4 दिन लग जाते हैं सेटल करने में, सेटलमेंट होने में। अभी बहुत सारे लोगों के हॉस्टल्स पेंडिंग होंगे या शिफ्टिंग अच्छे से नहीं हुई होगी, और ये सब चीज़ें हम सबको पता रहती हैं, तो इसीलिए हम शुरुआती दिनों में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, मतलब होमवर्क्स वगैरह ज़्यादा होते नहीं हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक और कहना चाहूँगा कि हमारा जो एडवांस अकाउंट्स का लेक्चर है वो 2:30 बजे होगा, 2:30 से 5:30 बजे होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने एडमिशन्स ऑलरेडी ले लिए होंगे। जो बच्चों ने अभी तक एडमिशन्स नहीं लिए हैं, या फिर अगर मान लीजिए वो डेमो पर्पस से आए हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। 2:30 बजे का लेक्चर यहीं पर होगा। द बेस्ट बेनिफिट इज कि यहाँ पर से आपको हिलना नहीं है अगर आप यहीं पर सारी क्लासेस लगाते हो। एंड ड्यूरिंग द काउंसलिंग मैंने एक चीज़ बहुत से लोगों को बोली थी, अभी फिर से बोलना चाहूँगा। एडवांस्ड अकाउंट्स बदल चुका है सब्जेक्ट। पहले ओल्ड सिलेबस में जो ये सब्जेक्ट था और अब जो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत भारी बदलाव हैं। सर क्या बदलाव हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। पहले जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, 20-25 मार्क के होते थे, अब वही चीज़ 70 मार्क्स अप्रॉक्स हो चुकी है। एंड इट्स अ ह्यूज, मतलब उसके बिना, उसकी एक्सपर्टीज के बिना ये सब्जेक्ट में पास होना मुश्किल है। और एक्सपर्टीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही चीज़ आपको काम आने वाली है आपके CA फाइनल में। यहां पर आपका एडवांस अकाउंट्स में AS आपका बेस बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको AS अच्छे से डिलीवर किया गया, अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई, तो आपका CA फाइनल में एक बहुत स्ट्रांग बेस क्रिएट होगा। और आप याद रखोगे कि हाँ, कि इंटर लेवल पर हमने अच्छा से पढ़ा था या अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है अब फाइनल में, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अकाउंट्स में ओनली कंसेप्ट्स नहीं होते हैं। हम कितना भी कंसेप्ट्स में स्ट्रांग हो जाएं, जब तक क्लास के अंदर
मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करवाई जाए तब तक अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से काम नहीं चलता है। और मैं हमेशा से यह मान के चलता हूं कि इंटर लेवल पर अगर बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से करवाई गई तभी तो वो फाइनल लेवल पर प्रैक्टिस के लिए अच्छे से कर पाएगा, प्रैक्टिस के लिए वो मजबूत हो पाएगा। तो अकाउंट्स में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां होने वाला है क्लास में, मैं खूब बहुत सारी क्लास में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। यस, आई विल गिव द होमवर्क तो नेसेसरी है ही सही, बट यहां पर हमारी क्लास में ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवाए और मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस होमवर्क दिए। वो थोड़ा सा बर्डन ज्यादा हो जाएगा और ऐसे केस में कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। तो यहां पर मेरा सिंपल सा रूल है, अगर मैं 5 या 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको मैं 2 होमवर्क दूंगा ताकि एटलीस्ट वो 2 होमवर्क को आप टाइम दे सको। शुरुआत में स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको समय लगेगा उस लेवल तक आने के लिए। सो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक्सटेंसिव नॉलेज लेने वाले हैं। एंड बिलीव मी, आपको जितना भरोसा बाकी सब्जेक्ट्स में है उतना ही आपको मजा और भरोसा आपको एडवांस अकाउंट्स में भी आने वाला है। सो आई इनवाइट यू ऑल, जो भी बच्चे अभी भी डेमो में है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेमो पर्पस से आप आए हो, 2-3 दिन के लिए यहां पर हो। सो आई इनवाइट एवरीवन कि 2:30 बजे आप जरूर मुझे मिलिएगा एंड 5:30 बजे के बाद भी मैं यहीं रहूंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर है। 5:30 बजे के बाद अगर किसी को कुछ भी मुझसे बात करनी है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द टीचिंग, और सिर्फ आज नहीं बोल रहा हूं, हमेशा ऐसा होने वाला है, हमारा जब भी लेक्चर चलेगा 5:30 बजे के बाद जय चावला आपको यहीं मिलेगा आपके पर्सनल डाउट्स के लिए, ये भी चीज होने वाली है। सो बस यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गाइस, आई वांट टू ऐड वन थिंग, ठीक है? जो लोग सुन रहे हैं पहले सुन लो, एक लाइन बस मेरे को बोलना है, दैट एज एन अकेडमी, एज अ वी स्मार्ट फैकल्टी, हम सब फैकल्टीज के बारे में एक कॉमन स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, that we are genuinely like Ayurvedic medicines. We take time to show our effect, but once we start showing our effect, it works like a charm without any side effect. हम वो एलोपैथी मेडिसिन नहीं है जो शुरू में मजा, शुरू में तबीयत ठीक, बाद में झटका। We are genuinely like Ayurvedic medicines because we believe that good things take time. We could have always made sure कि जो हमारे फर्स्ट लेक्चर हैं वो हम तुमको अननेसेसरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के, बहुत ज्यादा हाइप करके हम आपको यहाँ पे एंगेज करके एडमिशंस ले सकते हैं। बट हमको पता है जो हमारी स्टाइल है वो फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक आपको इंटैक्ट दिखेगी, एंड दैट इज वाई आई एम श्योर आप यहाँ आके बैठे हो तो आप किसी के फीडबैक पे आके बैठे हो, किसी टीचर, किसी स्टूडेंट ने अपने तहे दिल से कहा। स्टूडेंट्स को जस्टिफाई नहीं करो ना, दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, खबरदार तू घुसा है यहाँ पे, अरे भाई मैं तो तेरे को जानता भी नहीं, हाँ फिर भी खबरदार घुसा है तू यहाँ पे, वो तुमको घुसने नहीं देंगे। पर अगर किसी ने फीडबैक दिया है, सो दे नो दैट दिस जर्नी वी आर हियर फॉर यू टिल द एंड, टिल दिस रोड एंड्स। एंड एज आई सेड, हमने काउंसलिंग में बहुत बोला है, कल तक हमने बहुत काउंसलिंग करी, आज से हम सिर्फ टीचिंग करेंगे। तुम यहाँ पे फोकस करेंगे, तुम लोगों को नीचे वाले ऑफिस में ये नहीं भाई ले 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 ले, नहीं, तुम लोग अपना डिसीजन लो, बट एट द सेम टाइम सर कह रहे हैं डेमो देखो, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो डिसीजन हो गया है लॉ के लिए स्पेसिफिकली, सर कल से मैं कोर्स शुरू करूंगा, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एब्सोल्युटली ऑन टाइम फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर्स। 2 दिन बाद आपको क्लास में शेड्यूल मिलेगा, आपको बकायदा बताया जाएगा इस दिन से इस दिन ये सेक्शन से ये सेक्शन होगा, एंड वंस यू गो विद दैट डिसिप्लिन यू विल ऑल्सो एंजॉय कि हाँ मेरे को पूरा रास्ता साफ दिख रहा है, मेरे को पता है मेरे को कहाँ जाना है। सो दैट थिंग विल हैपन. So you have to think it through. What's the demos, but whatever it is specifically for law, decide soon, because books मिलेंगे तो अपन पढ़ना शुरू करेंगे. मैं क्वेश्चन कब लिखवाऊं जब तुम्हारे हाथ में बुक्स ही नहीं होंगे. तो I want you all to have the books so that we can start the writing practice. ठीक है, कुछ और बोलना है सर? That's it. चलो बच्चों, भूखे हो तुम लोग, खा लो. ठीक है, चलो guys, settle down, all the best, have a great day today. Thank you so much. Thank you guys, bye बोलो बच्चों, bye. Bye bye. Bye guys, have a good day.